इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ली शर्टिली प्रिंसिपल के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन बच्चों जो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों अगर इक्वल हैं, ओके। और उस समय हम क्या करते हैं, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन में चेंज लाते हैं, रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन में या प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशन में या प्रेशर में चेंज लाते हैं या वॉल्यूम में चेंज लाते हैं या टेम्परेचर में चेंज लाते हैं, तो हम जानते हैं कि जो रिएक्शन है, जो इक्विलिब्रियम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। एज सच इक्विलिब्रियम के टाइम पर दोनों रिएक्शंस मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन की स्पीड इक्वल होती है। अब अगर मान लीजिए मैंने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज लाया या प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज लाया या टेम्परेचर में चेंज लाया या वॉल्यूम में चेंज लाया, तो जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और कोई एक रिएक्शन फास्ट हो जाती है, कोई एक रिएक्शन स्लो हो जाती है। और कौन सी रिएक्शन फास्ट होती है, कौन सी रिएक्शन स्लो होती है, इसको बताने के लिए ली शर्टिली प्रिंसिपल है। ली शर्टिली प्रिंसिपल क्या बोलता है, वना रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। जब कोई रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और हमने किसी भी तरह का कोई चेंज लाया, देन जो रिएक्शन है इट विल वर्क इन अ वे, इट विल बिहेव इन अ वे सो दैट इट कैन नलीफाई द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज। रिएक्शन कुछ इस तरह से काम करेगी कि वो उस चेंज का क्या कर सके, अपोज कर सके, उसका विरोध कर सके। ओके, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, व्हाट डज दिस प्रिंसिपल स्टेट्स? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ केमिकल रिएक्शन, व्हेन अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम एंड सम काइंड ऑफ चेंज लाइक चेंज ऑफ concentration or pressure or volume or temperature is introduced over it, then reaction will behave in a manner so that it can nullify the effect of that change। वो उस चेंज का इफेक्ट को नलीफाई कर सके, उसका प्रयास करेगी और उसी के लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग अलग अलग किस्म के चेंजेस देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इसमें सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सांद्रण के परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है। अभी सपोज कीजिए कोई केमिकल रिएक्शन थी आपके पास में, ए और बी दोनों ने रिएक्शन करके क्या बनाया बच्चों, COD, ठीक है। ये कोई केमिकल रिएक्शन है। अब इसमें यदि मैं क्या करता हूँ, सपोज कीजिए मैंने किसी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया। सपोज कीजिए मैं पहला केस लेता हूँ, इसमें मैंने किसी भी रिएक्टेंट, हो सकता है ए, हो सकता है बी, हो सकता है इवन दोनों में से मैंने किसी एक के या दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया। अगर मैं दोनों में से किसी एक या दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता हूँ तो रिएक्शन कुछ ऐसे काम करेगी बच्चों की वो उसके इफेक्ट को कम करे। अब क्या करेगी, उसको नलीफाई करे। अब आपने बढ़ाया है तो वो उसको उल्टा कम करने की कोशिश करेगी। ओके, अभी आपने बढ़ा दिया है तो वो उसको क्या करने की कोशिश करेगी, कम करने की कोशिश करेगी। मतलब ए और बी दोनों कम होंगे। और ए और बी कम कैसे होंगे, ए और बी के कम होने का एक ही तरीका है कि ए और बी आपस में रिएक्शन कर लें। और जब ए और बी आपस में रिएक्शन करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, अग्रगामी अभिक्रिया होती है, ठीक है। मैं एक बार फिर समझाता हूँ। देखिए, ये कह रहा है, ली शर्टिली प्रिंसिपल ये कह रहा है कि अगर आप कुछ भी करोगे, कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और आप उस पर कुछ भी करोगे तो वो उस लाए गए चेंज का वो अपोज करेगी, उसका विरोध करेगी। इट विल ट्राई टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज। वो उस लाए गए चेंज के इफेक्ट को नलीफाई करेगी, उसको वो खत्म करने की कोशिश करेगी। और उसी के तहत सपोज कीजिए, अगर मैंने मान लीजिए मैंने ए को या बी को या दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया, तो रिएक्शन कुछ ऐसे काम करेगी बच्चों की वो उनको कम करे। और कम कैसे करे, कम ऐसे करे कि ए और बी आपस में रिएक्शन करें। और जब ए और बी आपस में रिएक्शन करते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, ठीक है। ये एक बात हो गई। अभी दूसरी बात इसमें समझते हैं, हम देखिएगा साहब, यदि मैंने मान लीजिए ए को या बी को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। सपोज कीजिए मैंने रिएक्शन वेसल में से ए को निकाल दिया या मैंने बी को निकाल दिया या इवन मैंने दोनों को निकाल दिया। अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को या दोनों को निकालता हूं तो रिएक्शन कुछ ऐसे काम करेगी कि इनको निकाला है, मतलब इनको कम किया है, तो वो उनको बढ़ाने की कोशिश करेगी। और वो बढ़ेंगे कब, वो बढ़ेंगे तब जब वो बैकवर्ड रिएक्शन हो। करेक्ट, वो बढ़ेंगे कब, जब बैकवर्ड रिएक्शन हो। सो यदि मैंने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को कम किया तो रिएक्शन जो है बच्चों वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर्ड अप होगी। करेक्ट, मैं फिर समझाता हूँ। मैंने अगर ए को निकाल दिया या मैंने बी को निकाल दिया या मैंने दोनों को निकाल दिया, मतलब मैंने इन्हें कम किया। मैंने अगर इन्हें कम किया तो बच्चों वो इनको बढ़ाने की कोशिश करेगी और बढ़ाने की कोशिश करेगी, मतलब इनको बनाने की कोशिश करेगी। और ए और बी बनते कब हैं, ए और बी बनते हैं बैकवर्ड रिएक्शन में। भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो कंज्यूम होते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में वो बनते हैं, ठीक है। तीसरी बात यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ, सपोज कीजिए मैंने सी को या डी को या मैंने दोनों को बढ़ा दिया। मान लीजिए मैंने सी को बढ़ा दिया या डी को बढ़ा दिया या इवन दोनों को बढ़ा दिया। मैंने दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया। अभी दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को मैंने बढ़ाया तो रिएक्शन बच्चों कुछ ऐसे काम करेगी कि इनको कम करे।
वो नलीफाई कर रही है, उल्टा कर रही है। वो आप जो कर रहे हो उसका उल्टा कर रही है। वो उसको आपने बढ़ाया है तो उसको कम करने की कोशिश करेगी। और सीओडी कम कब होंगे भाई? सीओडी कम तब होंगे जब सीओडी कंज्यूम हो। और सीओडी कंज्यूम कब होते हैं बच्चों? सीओडी कंज्यूम होते हैं बैकवर्ड रिएक्शन में। सो बैकवर्ड रिएक्शन इस केस में फेवर्ड अप होगी। ठीक है, इस केस में कौन सी रिएक्शन फेवर्ड अप होगी? बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड अप होगी। चौथा केस मैं यहाँ पर लेता हूँ, यदि मैं सी को या डी को या दोनों को निकालता हूँ, मैं सी को निकालता हूँ या डी को निकालता हूँ, या इवन मैं अगर दोनों को निकाल देता हूँ, अगर मैं दोनों को निकाल देता हूँ बच्चों, तो उस स्थिति में मैं क्या पाता हूँ कि मैं उनको कम कर रहा हूँ। और उनको मैं अगर कम कर रहा हूँ तो वो उनको बढ़ाएगा। अगर मैं कम कर रहा हूँ तो वो उल्टा करेगा, वो उसको बढ़ाएगा। और बढ़े कब? वो बढ़ेंगे तब जब बनेंगे। और बनेंगे कब? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सो इस तरीके से हम चाहे तो इनके थंब रूल बना दें कि हाँ साहब, अगर मैंने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया ना तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होती है, यदि मैंने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को कम किया ना तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होती है। आप ऐसे याद कर लें, या आसान तरीका ये है कि आपको जो करेंगे उसका उल्टा काम होगा। यदि आप बढ़ाएंगे तो वो कम करेगा, और कम करेंगे तो बढ़ाएगा। मैंने अगर ए को या बी को बढ़ाया, मतलब मैंने मिलाया, तो उसको कम करेगा। और कम करेगा जब वो रिएक्शन करेंगे। जब ए और बी रिएक्शन करते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होती है। और यदि मान लीजिए मैंने ए को या बी को या दोनों को रिएक्शन वेसल में से निकाला, मैंने अगर उसको निकाल दिया, मतलब मैंने उसको कम कर दिया, और मैंने उसको कम कर दिया, तो उसको बढ़ाएगा और बढ़ाएगा ऐसे कि उसको बनाएगा। और वो बनेंगे कब? बनेंगे कब भैया? ए और बी कब बनेंगे? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो गया हमारे पास में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के चेंज का इफेक्ट। यदि मैं क्या करता हूँ, मैं सी को मिलाता हूँ या डी को मिलाता हूँ या दोनों को मिलाता हूँ, तो मैं अगर इन दोनों को मिलाता हूँ बच्चों, तो वो इनको कम करने की कोशिश करेगा। और ये कम कब होंगे? जब ये रिएक्शन करेंगे। और जब सी और डी रिएक्शन करते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होती है। और यदि मैंने सी को या डी को या दोनों को निकाल दिया तो वो उनको बढ़ाएगा, और उनको बढ़ाएगा ऐसे कि उनको बनाएगा। और वो बनते कब है भैया? फॉरवर्ड रिएक्शन में। तो ये हमारे पास में इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आपने कॉन्सेंट्रेशन में चेंज लाया तो इक्विलिब्रियम ऑफ कोर्स डिस्टर्ब हो गया। कोई एक रिएक्शन फास्ट हो गई, कोई एक रिएक्शन स्लो हो गई। कौन सी फास्ट हो गई, कौन सी स्लो हो गई, इसका प्रेडिक्शन हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन एक बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि ऑन द चेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंज, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रिएक्शन इटसेल्फ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है बच्चों, वो रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी प्रॉपर्टी है। तो अगर इक्विलिब्रियम आप कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आना। इसको यहाँ पर इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है केसी, उसका एक्सप्रेशन को यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये साम्य स्थिरांक का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है केसी। ओके, अब यदि मैं क्या करता हूं, अब यदि मैं ए को या बी को या दोनों को मिला देता हूं, मैंने ए को मिला दिया या बी को मिला दिया या दोनों को मिला दिया, तो मैंने डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया। मैंने ए को या बी को मिलाया बच्चों, मतलब मैंने डिनोमिनेटर को बढ़ाया। अब डिनोमिनेटर को बढ़ाया तो केसी में तो कोई चेंज होगा नहीं। सो क्या होगा, उसके लिए क्या करूं, अब केसी में कोई चेंज ला ही नहीं सकता मैं। सो डिनोमिनेटर अगर बढ़ रहा है तो मुझे डिनोमिनेटर को कम करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर को मुझे कम करना पड़ेगा मतलब ए और बी को कंज्यूम करना पड़ेगा, और ए और बी को कंज्यूम करना पड़ेगा मतलब ए और बी रिएक्शन करेंगे। मतलब वही घिसी पिटी सी बात हो गई कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इसका उल्टा, यदि मैंने ए को या बी को निकाला, मतलब मैंने डिनोमिनेटर को निकाला, मैंने डिनोमिनेटर को कम किया, साहब डिनोमिनेटर को कम करूंगा तो केसी बढ़ेगा। बट केसी, एज आई टोल्ड अर्लियर, इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रिएक्शन, इट डज नॉट चेंज ऑन द चेंज ऑफ concentration either of reactants or of products. So if you are removing A, if you are removing B, if you are removing both of them, you are simply decreasing the denominator so that Kc would increase, but Kc does not change with the effect of change of concentration. So what would happen, we have to increase the denominator. If we are decreasing it, we have to try in a manner that it has to be increased. And if A and B are to be increased, naturally they are to be formed, and if they are to be formed, they can be formed even in the backward reaction only.
Likewise, suppose if somebody is adding some amount of C or some amount of D or both of them into the reaction vessel, then this numerator is enhanced up so that this ratio is increased. But ratio is a property of the reaction which does not change on the effect of change of concentration. So this numerator is to be decreased, and to decrease the numerator, C and D are to be decreased, and those can be decreased by using them, by consuming them. And if you are consuming C and D, it means that C and D are reacting, and if C and D are reacting, you can surely say that reaction is progressing or reaction is being favored in the backward direction. Likewise, if I am removing C, if I am removing D, if I am removing both of them, I am decreasing the numerator. So to keep the ratio constant, this numerator is to be enhanced up, and this ratio can be enhanced up by making C and D, and C and D can be made during the forward reaction. So I'll say on removing of C and D, forward reaction will be favored. So this is the effect of change of concentration. ये हमने effect of change of concentration देखा बच्चों, सांद्रण के परिवर्तन का प्रभाव देखा कि किस तरह से concentration के effect, concentration में change करने से effect आता है. Now we come to the second effect. अभी हम बात करते हैं कौन सा दूसरा effect देख रहे हैं बच्चों, temperature का effect. We are going to see the second effect, टेम्परेचर यानी कि तापक्रम के परिवर्तन का प्रभाव. ये जितने भी इफेक्ट हैं, जब हम ये इफेक्ट देख लेंगे और जब इनके ऊपर कुछ एप्लीकेशंस कर लेंगे तो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में ये ली शर्टेले प्रिंसिपल बिल्कुल अच्छी तरह से चिपक जाएगा. जब तक इसकी एप्लीकेशंस नहीं करी जाएंगी तब तक इस पर मज़ा नहीं आएगा और वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा. तो धीरे धीरे हम लोग पहले सारे इफेक्ट के चेंजेस देख लेते हैं, चेंजेस के इफेक्ट देख लेते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग इसकी एप्लीकेशंस करेंगे. चलिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ तापक्रम के प्रभाव की, टेम्परेचर के इफेक्ट की. देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है बच्चों, अगर थर्मोडायनामिकली कहा जाए, एनर्जेटिकली कहा जाए, देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट इवॉल्व होती है, जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है. व्हेन हीट इज emitted, it is evolved, then you see such type of chemical reactions are एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक. और यदि किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, देन इट इज नोन एज एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. देखिए, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, मुक्त हो रही है, तो उसे आप बोलते हैं एक्सोथर्मिक. और यदि हीट एब्जॉर्ब होती है बच्चों, तो उसे हम बोला करते हैं एंडोथर्मिक. तो चलिए, अभी हम बात कर रहे हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में. और रिवर्सिबल रिएक्शन में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि देखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन. एक बात कन्फर्म मैं आपको बता देता हूं, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो, अगर उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो श्योरली बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी. और यदि फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है बच्चों, तो बैकवर्ड एक्सोथर्मिक होगी. इसमें कोई एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं है. मैं अभी ये नहीं कह सकता कि फॉरवर्ड एंडो है कि एक्सो है. हम जब कभी कोई हमको रिएक्शन दे रखी होती है तो उस रिएक्शन की मदद से हम पहचान सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन एंडो है और कौन सी एक्सो है. ठीक है, लेकिन एक बात आप सर्टेनली समझ लीजिए कि इन रिवर्सिबल रिएक्शन, किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड एक्सो होगी, और अगर फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड 100% श्योर एंडोथर्मिक होगी. तो उल्टा उल्टा होना है. ठीक है, अब ये तो एक बात करी आपने. और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं बच्चों, ये जो है यहाँ पर हम समझें कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बंध का निर्माण, जब भी कभी किसी केमिकल रिएक्शन में कोई बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है बच्चों, इट इज़ ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, while bond fission is always an एंडोथर्मिक प्रोसेस. ये एक सर्टेन बात है, कंफर्म बात है कि अगर बॉन्ड बनता है तो वो एक्सो होगा, और अगर बॉन्ड टूटता है तो वो एंडो होगा. बॉन्ड को तोड़ने में इफ यू रिक्वायर टू ब्रेक अ बॉन्ड, यू नीड टू प्रोवाइड एनर्जी, यू नीड टू प्रोवाइड हीट. बट इफ बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड, हीट इज इवॉल्व्ड, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा. फॉर एग्जाम्पल, यदि देखिए ये मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से अमोनिया बनाता हूँ. यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो चलिए साहब, ये अमोनिया बन गया, ये मैंने बैलेंस भी कर दी. ठीक है, अभी आप देखिए इन द फॉरवर्ड रिएक्शन, एज यू कैन सी हेयर, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर कंबाइनिंग टुगेदर.
nitrogen and hydrogen are combining together to make the ammonia, and in this case you can find in the forward reaction there is a bond formation between nitrogen and hydrogen. Nitrogen and hydrogen are combining together, they are making bond, and it is why I can say this reaction is damn sure an exothermic process. While in the reverse case you can see that ammonia is being fissioned into the nitrogen and hydrogen, and since in the backward reaction nitrogen and ammonia is being fissioned up, it is why I can conclude that it is a surely endothermic process. Okay, let me take another example. Suppose if PCl5 is decomposed, a very popular chemical reaction, you must be knowing that PCl5 phosphorus pentachloride is a very good chlorinating agent because it is highly unstable and is easily decomposed into this, and this chlorine can be utilized for chlorinating any other chemical compound. So let us see this. In the forward reaction, as you can see that PCl5 is being broken. It is being broken into the PCl3 and Cl2. In the forward reaction, PCl5 is being broken into the PCl3 and Cl2. So I can say this reaction is an endothermic process. While in the reverse case, as you can see that PCl3 and Cl2 are combining together to make PCl5. So I can conclude that this is surely an exothermic process. Okay. So every type of chemical reaction, in almost all the chemical reaction, you people will find that the bond formation is an exothermic process and bond fission is an endothermic process. Okay, if you require to break a bond, you need to provide energy. If you are making bond, energy is released. And every chemical reaction which is endothermic is naturally favored by the enhancement of the temperature. If I'm increasing temperature, say if I'm increasing temperature, it means I'm providing heat. And if I'm providing heat, it is surely the reaction, so that I can say endothermic reaction will be favored up. Okay, so by enhancement of temperature, which reaction will be favored? Endothermic reaction would be favored up. Endothermic reaction would be favored up. Okay, because if you are increasing temperature, you are providing heat. If you are providing heat, you say that that reaction would be favored which requires energy, which requires it, and obviously endothermic reaction is requiring energy. Likewise, if I decrease temperature, then what would happen? I am removing heat. If I am removing heat, that reaction would be favored, which is favored by the removal of heat. So I can say decrease of temperature favors exothermic process. So increase of temperature favors endothermic process, decrease of temperature favors exothermic process. Okay. So suppose if you take this example, in this case, if you increase temperature, in this case, you see here, in this case, if you increase temperature, which reaction will be favored? Obviously, by increment of the temperature, endothermic reaction would be favored. And in this given reaction, as you can see, the backward reaction is endothermic one. So I can say that increase of temperature would favor backward reaction, while if you decrease temperature, exothermic reaction would be favored. And in this case you can see that the forward one is exothermic. So decrease of temperature is favoring forward reaction, while increment of temperature is favoring backward reaction. Okay, likewise if I talk about this reaction, let me take this example. This was for ammonia. Now I'm talking about this PCl5. Okay, so if you are increasing temperature, you are supplying heat. Means you are favoring that reaction which requires energy, which is willing to have the energy, which is willing to have the heat. So naturally, increment of temperature will be favoring that reaction which is requiring heat, and endothermic reaction would be favored. And the second case, in this case, as you can see, the forward one is endothermic. So I can say the increment of temperature would favor the decomposition of PCl5. While if I am decreasing temperature, I am removing heat, and if I am removing heat, I will favor that reaction which is having being favored by the heat removal. So I can say exothermic reaction would be favored, and in this case, as you can see, the backward one is exothermic. So this reaction would be my फेवर्ड रिएक्शन. सो जब मैंने तापक्रम में वृद्धि करी बच्चों, उन एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर होती है, और जब मैं टेम्परेचर को कम करता हूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर होती है. सो ये हमारे पास में इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर था.
ठीक है। जैसे पिछले केस में क्या था, आपके पास में श्योर था कि हाँ साहब मैंने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो फॉरवर्ड बढ़ती है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो बैकवर्ड फेवर होती है। वहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड के केस में हम ऐसा कह सकते थे, लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं कह पाएंगे। हम यहाँ कहेंगे जब तापक्रम बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर होगी, और जब तापक्रम को कम करेंगे तो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर होगी। और बॉन्ड फॉर्मेशन यूजुअली बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है यूजुअली एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, और बॉन्ड का तोड़ना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है। सो ये हमने देखा भैया इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तापक्रम के परिवर्तन का प्रभाव। ठीक। अब यदि हम बात करते हैं भैया अगला इफेक्ट, हम जो है वो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम देखेंगे। तो तीसरा इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के चेंज का इफेक्ट क्या होता है, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं पहले आपके समक्ष कुछ 3 उदाहरण लिखता हूं, जिससे हमें बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे सपोज कीजिए मैंने लिया ये 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। ठीक है। ये मैंने एक उदाहरण लिया जिसमें SO2 और O2 कंबाइन होकर SO3 बनाए। अब सपोज कीजिए कि इक्विलिब्रियम के टाइम, किस समय, इक्विलिब्रियम के टाइम इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं N1, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं N2, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं N3। एज यू हैव, ये जो मैंने नंबर ऑफ मोल्स लिखे हैं ये इक्विलिब्रियम के समय के लिखे हैं, आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था प्राप्त हो जाने के बाद। इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद में भैया इसके इतने मोल है, इसके इतने मोल है, इसके इतने मोल है। नाउ यू सी व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर Kc। यदि मैं Kc के बारे में बात करूं बच्चों, तो दिस इज एज यू कैन सी, ये न्यूमरेटर में ये कुछ आएगा, डिनोमिनेटर में ये कुछ आएगा। ठीक है। अभी SO3 के बारे में बात करूं, सो देन यू कैन सी दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम, एंड दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और ये भी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में V स्क्वायर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में V स्क्वायर है, यहाँ पर V है। सो V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो मुझे नहीं लगता कि आपकी बुद्धि इतनी नहीं है कि आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे मैंने क्या लिखा है। चलिए साहब, जब इसको पूरा हल कर लेंगे देन यू विल फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आएगा, है ना। भाई मैंने क्या करा, इक्विलिब्रियम के समय इसके नंबर ऑफ मोल्स माने N1, इसके नंबर ऑफ मोल्स N2, और इसके नंबर ऑफ मोल्स N3। अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने गया तो वो होगा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, एंड लेट द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इज वी। मैंने माना कि जिस पात्र में, जिस वेसल में, जिस कंटेनर में अभिक्रिया कराई जा रही है बच्चों, उसका आयतन V है, सो दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ये कुछ आएगा। अब यदि मैं क्या करता हूँ, एक तो मैंने ये उदाहरण लिया, ठीक है। मैं अभी दूसरा उदाहरण और लेता हूँ। सपोज करो बच्चों ये लिया मैंने N2O4 डिकम्पोज हुआ और क्या बनाया इसने NO2। ठीक है। अभी यहाँ पर मैं देखूँ, सपोज कीजिए इक्विलिब्रियम के टाइम पर इसके नंबर ऑफ मोल्स N1 है और इसके नंबर ऑफ मोल्स N2 हैं। ओके, मैंने इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए N1, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए N2। कब, इनिशियल नहीं, इक्विलिब्रियम के बाद के। अभी इसका Kc क्या होगा, इसका Kc जो होगा बच्चों दैट विल बी, न्यूमरेटर में यू विल राइट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड इन डिनोमिनेटर आई विल राइट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये मैंने देखा। अब यहाँ से मैं देखूँ तो साहब इसका Kc यदि मैं निकालूँ तो Kc क्या होगा, ये हो जाएगा N2/V का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा N1/V। अभी इसको सॉल्व कर लीजिए, देन यू विल फाइंड इट इज़ N2 स्क्वायर अपॉन N1 इंटू V। सो दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। इस वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये आया, पिछली वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कुछ ये आया था। एक और उदाहरण ले लेते हैं, चलिए साहब। ये देखिए, हाइड्रोजन आयोडाइड लिया आपने, हाइड्रोजन आयोडाइड को मैंने डिकम्पोज कराया H2 और I2 में। ठीक है। अभी साहब इक्विलिब्रियम के टाइम इसके नंबर ऑफ मोल्स मैंने N1 मान लिए, इसके N2 मान लिए और इसके N3 मान लिए। मैंने इक्विलिब्रियम के टाइम पर इसके मोल्स N1 लिए, इसके N2 लिए और इसके N3 लिए। अभी Kc क्या होगा, Kc होगा हाइड्रोजन आयोडीन HI का स्क्वायर।
ठीक है, ये आपने लिया ये इंटू ये अपॉन ये कुछ। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि ये हो जाएगा कितना N2/V। सपोज कीजिए रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम V है, रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम V है, ठीक है, ये N2 था, सॉरी ये N3 था और ये N1/V था। अब आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में V² आएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा, सो दैट आई विल गेट दिस एक्सप्रेशन। सो दिस इज N2 N3/N1²। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर थर्ड रिएक्शन। इन तीनों रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने लिखे, ठीक है। अब मैं देखता हूं, मैं वॉल्यूम के इफेक्ट को देखना जा रहा हूं कि वॉल्यूम क्या अगर मैं चेंज लाता हूं तो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अटेंशन पे कीजिएगा, क्योंकि आने वाले तीनों जो रिलेशन है बच्चों वो इसी तरह के हैं, वो सब कुछ इसी बात पर डिपेंड करेंगे जो मैंने आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा है। ओके, और आपको भी ऑब्वियसली आपकी कॉपी में लिखना रहेगा। तो चलिए साहब, हम पहले इस बात पे बात करते हैं। सपोज कीजिए यदि मैंने इस रिएक्शन का वॉल्यूम बढ़ाया, समझिएगा, यदि मैंने इस रिएक्शन का वॉल्यूम बढ़ाया, ठीक है, मैं इसका पहला केस ले रहा हूं, मैंने वॉल्यूम बढ़ाया। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा तो क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम बढ़ा दूंगा तो न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, ठीक है। सब कुछ चीज़ें बड़ी सिस्टमेटिक है, मैं बहुत आसानी से मैथमेटिकली भी सारी बातों को एक्सप्रेस कर सकता हूं, मेरे में एक्सप्रेस करने की थोड़ी सी क्षमता होना जरूरी है बस। देखिए मैंने क्या करा, यदि मैंने इस केस में वॉल्यूम को बढ़ाया, यदि मैंने इस केस में वॉल्यूम को बढ़ाया मतलब न्यूमरेटर को बढ़ाया, जब न्यूमरेटर को बढ़ाऊंगा तो केसी में तो कोई चेंज आएगा नहीं, बिकॉज केसी एज आई टोल्ड अर्लियर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रिएक्शन। अरे भाई ये तो रिएक्शन का नेचर है। सो वॉल्यूम को चेंज करने से केसी कि सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब। सो अगर मैंने मैंने V को बढ़ाया तो मैंने न्यूमरेटर को बढ़ाया, अब मैं न्यूमरेटर को बढ़ाऊंगा तो वो कैसे काम करेगा कि केसी में कोई चेंज आए नहीं, और केसी में कोई चेंज नहीं आए तो उसका तरीका क्या है, मैं यूँ बोलूँ कि मैं न्यूमरेटर को कम करूँ। अरे भाई न्यूमरेटर को बढ़ाया तो मैं न्यूमरेटर को कम करूं, या दूसरा तरीका मैं यूं भी बोल सकता हूं कि अगर मैंने न्यूमरेटर को बढ़ाया है तो मैं डिनोमिनेटर को बढ़ाऊं, और डिनोमिनेटर को, भाई अगर न्यूमरेटर बढ़ा है और डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया तो रेशो अनचेंज हो जाएगा, है ना। तो डिनोमिनेटर को बढ़ाऊं और डिनोमिनेटर को बढ़ाऊंगा तो भैया इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि मैं N1 और N2 को बढ़ा रहा हूं, और N1 और N2 को अगर मैं बढ़ा रहा हूं मतलब मैं इन दोनों के मोल्स को बढ़ा रहा हूं, और इन दोनों के मोल्स को बढ़ा रहा हूं मतलब मैं बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करा रहा हूं। मैं एक बार फिर समझाता हूं। देखिए क्या हुआ, मैंने इस रिएक्शन में अगर वॉल्यूम को बढ़ाया, यदि मैंने इस रिएक्शन में वॉल्यूम को बढ़ाया मतलब मैंने न्यूमरेटर को बढ़ाया। अब न्यूमरेटर को बढ़ाने से मेरा रेशो तो गड़बड़ा जाएगा, लेकिन रेशो तो भैया वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। तो भाई न्यूमरेटर को बढ़ाया है तो उसको कंपनसेट करने के लिए यू कैन टेल इन टू वेज, इधर यू से न्यूमरेटर को डिक्रीज करो और इवन यू कैन से दैट डिनोमिनेटर को इंक्रीज करो, और डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना मतलब N1 और N2 को इंक्रीज करना, और N1 और N2 को इंक्रीज करना मतलब इन दोनों के अमाउंट को इंक्रीज करना, और इन दोनों के अमाउंट को इंक्रीज करना मतलब कि बैकवर्ड रिएक्शन को कराना। तो देखिए कौन सी रिएक्शन फेवर्ड हुई, वॉल्यूम बढ़ाने पर बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड हुई, एक बात, ठीक है। दूसरी बात, यदि मैं यहाँ पर दूसरा केस लेता हूँ, समझिएगा, यदि मैंने वॉल्यूम को कम किया, यदि मैंने वॉल्यूम को कम किया बच्चों, अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम को कम करता हूँ तो मैं न्यूमरेटर को कम करता हूँ, और जब मैं न्यूमरेटर को कम करूँगा तो न्यूमरेटर को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि केसी में तो भैया वॉल्यूम से कोई चेंज आता नहीं है। सो मुझे न्यूमरेटर को कम करना पड़ेगा, और भाई न्यूमरेटर को कम करूं या फिर उसका दूसरा तरीका ये है कि मैं डिनोमिनेटर को कम करूं, और डिनोमिनेटर को कम करूं मतलब N1 N2 को कम करूं, और N1 N2 को कम करूं मतलब उनको मैं यूज़ करूं, और उनको मैं यूज़ करूं तो ये दोनों रिएक्शन करें, और ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। एक बार फिर समझिए, देखिए अगर आपने किसको कम किया, यदि आपने न्यूमरेटर को कम किया, यदि आपने न्यूमरेटर को कम किया बच्चों, V को कम किया आपने, अगर आपने वॉल्यूम कम कर दिया, यदि आपने वॉल्यूम कम कर दिया तो आपने न्यूमरेटर को कम कर दिया, और न्यूमरेटर को कम कर दिया तो मुझे न्यूमरेटर को बढ़ाना पड़ेगा। या तो मैं बोल दूं कि मुझे न्यूमरेटर को बढ़ाना है, या फिर दूसरा तरीका ये मैं बोलूं कि मुझे डिनोमिनेटर को कम करना है, और डिनोमिनेटर को कम कर रहा हूं मतलब मैं N1 को और N2 को कम कर रहा हूं, और N1 N2 को कम कर रहा हूं मतलब मैं उनको यूज़ कर रहा हूं, उनको रिएक्शन करा रहा हूं, और जब वो रिएक्शन करते हैं ना तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होती है।
तो क्या देखा आपने, इस वाली रिएक्शन को यदि आप देखें, ये पहली वाली जो रिएक्शन थी भैया, उसकी पूरी कहानी कथा यहाँ लिखी हुई है। इसकी पूरी कहानी कथा मैंने बोर्ड के इस हिस्से में लिखी, और मैंने देखा कि जब मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया, भैया तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हुई, और जब मैंने वॉल्यूम को कम किया तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो रही है भैया। तो ये तो पहला केस हो गया। चलिए साहब, अब मैं यहाँ पर दूसरा केस लेता हूँ, ये वाली रिएक्शन को देखता हूँ मैं। इसमें पहला केस, मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया, इस रिएक्शन वेसल, जिस वेसल में रिएक्शन हो रही थी, मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया। अब यदि मैं वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ, मतलब मैं डिनोमिनेटर को बढ़ाता हूँ, अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूँ मतलब डिनोमिनेटर को बढ़ा रहा हूँ, और केसी में तो भैया वॉल्यूम को चेंज करने से कोई चेंज आता ही नहीं है, और जब उसमें कोई चेंज आता ही नहीं है तो न्यूमरेटर, अगर तुमने डिनोमिनेटर को कम किया है तो तुम्हारा फर्ज, तुम्हारा कर्तव्य ये बनता है कि तुम न्यूमरेटर को भी कम करो और न्यूमरेटर को बढ़ाओ, है ना भाई। इसको आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो डिनोमिनेटर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाया तो डिनोमिनेटर बढ़ाया, डिनोमिनेटर बढ़ाया तो न्यूमरेटर को बढ़ाओ, और न्यूमरेटर को बढ़ाओ तो आप n2 को बढ़ाओ, और जब आप n2 को बढ़ाओगे तो आप n2 को बनाओगे, है ना भाई। n2 को बढ़ाओगे तो n2 को बनाओगे, और n2 को बनाओगे तो कौन सी रिएक्शन फेवर्ड होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से हम चर्चा कर लेते हैं। यदि मैंने वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो मैंने डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया। अब केसी में तो भैया कोई चेंज आएगा नहीं, डिनोमिनेटर में तुम जो मर्जी छेड़ा छाड़ी कर लो, डिनोमिनेटर की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यदि मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया तो मैंने यहाँ पर जो वॉल्यूम को बढ़ाया भैया, मतलब मैंने डिनोमिनेटर को बढ़ाया, और अगर मैंने डिनोमिनेटर को बढ़ाया है तो मुझे न्यूमरेटर को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब n2 को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर n2 को बढ़ाना पड़ रहा है मतलब n2 को बनाना पड़ रहा है। और n2 क्या, ये मतलब कौन सी रिएक्शन होगी भैया, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होगी। ओके, और यदि मैं यहाँ पर वॉल्यूम को घटाता हूँ, वॉल्यूम को कम करता हूँ, तो इसका मतलब ये है भैया कि मैं डिनोमिनेटर को कम कर रहा हूँ। अरे भैया, अगर वॉल्यूम को कम कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर को कम कर रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम तो डिनोमिनेटर में आ रही है ना। सो भैया डिनोमिनेटर कम होगा तो भैया केसी को कांस्टेंट रखने के लिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं न्यूमरेटर को कम करूँ, और न्यूमरेटर को कम करूँ मतलब मैं n2 को कम करूँ, और जब मैं n2 को कम करूँगा तो n2 रिएक्शन करेगा, और जब n2 रिएक्शन करेगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, बैकवर्ड रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, बैकवर्ड रिएक्शन होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर किसके इफेक्ट का किसके चेंज का इफेक्ट देखा, वॉल्यूम के चेंज का इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैं इस केस में वॉल्यूम के बारे में बात करने गया, बच्चों, तो मैं क्या देखता हूँ, यहाँ तो ना न्यूमरेटर में वॉल्यूम है ना डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है। मैं एक बार फिर ध्यान से देख लूँ भाई, अगर मैं इसमें ध्यान से भी देखूं तब भी मैं पाऊंगा कि ना तो न्यूमरेटर में वॉल्यूम है और ना डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम को भले ही मैं बढ़ाऊं या वॉल्यूम को मैं कम करूं, वेदर आई इंक्रीज वॉल्यूम और आई डिक्रीज वॉल्यूम, द केसी हैज़ नो फैक्टर ऑफ वॉल्यूम। सो आई कैन से, मुझे वॉल्यूम से उसकी केसी की सेहत पर तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ना, और यहाँ तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं वी वाला। सो आई कैन से वॉल्यूम को बढ़ाऊँ या वॉल्यूम को कम करूँ, अल्टीमेटली ना तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होगी और ना ही बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होगी। ओके, सो आप देखिए यहाँ पर जो है हमने वॉल्यूम के इफेक्ट का चेंज देखा। भाई सिंपल सी बात है, आप देखिए वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, अगर न्यूमरेटर और अगर वो कम हो रहा है तो डिनोमिनेटर भी कम होगा। इस तरह का इफेक्ट है। एक बार हम सारे इफेक्ट को वापस एक बार समराइज करते हैं और फिर हम थोड़ा सा इसका एक शॉर्टकट, एक थंब रूल भी बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए साहब, मैंने क्या करा, इस केस में वॉल्यूम को बढ़ाया। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया मतलब न्यूमरेटर को बढ़ाया तो केसी में कोई चेंज नहीं आएगा, और केसी में कोई चेंज नहीं आएगा मतलब मुझे डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा मतलब n1 n2 को बढ़ाना पड़ेगा, और n1 n2 को बढ़ाना पड़ेगा तो मुझे इन दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। और भाई इन दोनों को बढ़ाना है मतलब इन दोनों को बनाना है, और इन दोनों को बनाने के लिए बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होती है। सो मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम के इंक्रीज से बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड हुई। ठीक है, वॉल्यूम के इंक्रीज से बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड हुई। और दूसरा केस,
अगर मैंने वॉल्यूम को कम किया, यदि मैंने वॉल्यूम को कम कर दिया भैया तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो भैया न्यूमरेटर कम हो रहा है, और न्यूमरेटर कम होगा तो डिनोमिनेटर को कम करो। भाई केसी में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो डिनोमिनेटर को कम करो मतलब n1 n2 को कम करो, और n1 n2 को कम करो मतलब इन दोनों को यूज करो, और इन दोनों को यूज करो मतलब इन दोनों की रिएक्शन कराओ, और जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होगी। सो ये आपके पास में आ गया किसका इफेक्ट, वॉल्यूम के चेंज का इफेक्ट, करेक्ट। अभी मैं इसके बारे में बात करता हूं, जब मैंने यहां पर वॉल्यूम को बढ़ाया, व्हेन आई इंक्रीज्ड वॉल्यूम इन दिस सेकंड रिएक्शन, देन व्हाट आई फाइंड, मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया मतलब डिनोमिनेटर को बढ़ाया, तो न्यूमरेटर को बढ़ाऊंगा मतलब n2 को बढ़ाऊंगा, और n2 को बढ़ाऊंगा मतलब इसको बनाऊंगा, और इसको बनाऊंगा मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है। और यदि मैं वॉल्यूम को कम करता हूं, इफ आई डिक्रीज वॉल्यूम, यदि मैं वॉल्यूम को कम करता हूं भैया, तो मैं डिनोमिनेटर को निक्का कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। मैं डिनोमिनेटर को कम करूंगा भैया तो न्यूमरेटर को कम करूंगा, और न्यूमरेटर को कम करूंगा मतलब n2 को कम करूंगा, और n2 को कम करने का तरीका क्या भैया, ऐसा भैया कि न्यूमरेटर को कम करना है मतलब n2 को रिएक्शन कराने का है, और n2 को रिएक्शन कराने का है मतलब बैकवर्ड रिएक्शन कराने का है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, व्हाइल इन दिस केस एज आई सी दैट वॉल्यूम इज नाइदर प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर, तो भैया वॉल्यूम के इफेक्ट का कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब आप देखिए, जो आपने ये देखा, ये तो हमने चलिए 2-3 बार समझ लिया, माशाल्लाह मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा मनोरंजन भी शायद हो गया हो, मेरा तो हो रहा है, आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है ये आपको विचार करना है। लेकिन आप देखिए, इस केस में वॉल्यूम बढ़ाया तो कौन सी रिएक्शन फेवर हुई, बैकवर्ड, और वॉल्यूम कम किया तो कौन सी रिएक्शन फेवर हुई, फॉरवर्ड, ठीक है। इस केस में वॉल्यूम बढ़ाया तो कौन सी रिएक्शन फेवर्ड हुई, फॉरवर्ड, और वॉल्यूम कम किया तो बैकवर्ड। तो यहां वैसा नियम तो नहीं बना सकता जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेंट्रेशन के चेंज का इफेक्ट देखा था। भाई कॉन्सेंट्रेशन में तो हाँ ये था कि रिएक्टेंट को बढ़ाओ भले कैसी भी रिएक्शन हो, अगर मैंने रिएक्टेंट को बढ़ाया ना फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड, अगर मैंने प्रोडक्ट को बढ़ाया ना बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड, यदि मैंने रिएक्टेंट को कम किया ना तो भी बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड। तो वहां तो बड़ा सिंपल सा नियम था, भाड़ में जाए कौन सी केमिकल रिएक्शन है, वो ये है ये है ये है, या दुनिया भर की कोई भी रिएक्शन, अगर रिएक्टेंट को बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होती है, अगर प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होती है। वहां इससे मतलब नहीं था। लेकिन यहां बड़ी अजीबो गरीब किस्म की स्थिति बन रही है भाई। यहां यदि मैं वॉल्यूम को बढ़ाता हूं तो मैं बैकवर्ड रिएक्शन पाता हूं, और वॉल्यूम को कम करता हूं तो फॉरवर्ड, और जहां वॉल्यूम बढ़ाओ तो उल्टा फॉरवर्ड हो रही है ना। दोनों में देखिए आपके बिल्कुल सामने लिखा है, दोनों में उल्टा हो रहा है। तो इसको याद कैसे करें, देखो भाई सिंपल सी बात है, वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो वो रिएक्शन होगी जिसको वॉल्यूम ज्यादा चाहिए। भेजा लगाने की जरूरत है मुझे, मैं जब वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो वो रिएक्शन फेवर होगी बच्चों जिसको वॉल्यूम चाहिए, जिसको ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, ओके। और वॉल्यूम को कम करूंगा तो वो रिएक्शन फेवर होगी जिसको कम वॉल्यूम चाहिए। ये तो बिल्कुल साधारण सच्ची आसान सी बात है कि मैं वॉल्यूम को बढ़ाता हूं तो मुझे वो रिएक्शन चाहिए जिसको ज्यादा, वो रिएक्शन होगी जिसमें ज्यादा वॉल्यूम है। अब आप देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कितने मोल हैं, 2 और 1 3। इधर ध्यान दीजिएगा, बहुत काम की बात बता रहा हूं। यहां पर कितने मोल हैं, 2 और 1 3, और यहां पे कितने मोल हैं, 2। वैसे यहां पर देखिए, यहां पे कितने मोल हैं, 1, और यहां पे कितने हैं, 2। अभी जब आपने इस केस में वॉल्यूम को बढ़ाया, इस केस में जब आपने वॉल्यूम को बढ़ाया तो कौन सी रिएक्शन फेवर हुई, बैकवर्ड रिएक्शन। और बैकवर्ड रिएक्शन में देखिए यहाँ पे कितने मोल थे, 2, और यहाँ पर कितने थे, 3। और यहाँ वॉल्यूम बढ़ाया तो कौन सी रिएक्शन फेवर हुई, यहाँ पर 1 थे, यहाँ पर 2। दोनों केस में यू कैन समराइज, आप एक केस बना सकते हो क्या, कि वॉल्यूम बढ़ाने पर वो रिएक्शन फेवर होती है बच्चों जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 मोल थे और यहाँ 2 हो गए, तो फॉरवर्ड में नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, फॉरवर्ड में नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, और बैकवर्ड में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। और वॉल्यूम बढ़ाने पर कौन सी रिएक्शन फेवर हुई, जिसमें बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब वॉल्यूम बढ़ाने पर बच्चों वो रिएक्शन फेवर होती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं। आप ये देखिए यहां पर भी यही, यहां पर वॉल्यूम बढ़ाया तो कौन सी रिएक्शन फेवर हुई, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हुई, करेक्ट। वॉल्यूम बढ़ाने पर फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हुई और उसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। और वॉल्यूम कम कर रहे हो, वॉल्यूम कम कर रहे हो तो कौन सी रिएक्शन फेवर हो रही है, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। देखिए फॉरवर्ड में 3 से 2 हुए, बैकवर्ड में 2 से 3 हुए। तो आप देखिए फॉरवर्ड में नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, इसलिए वॉल्यूम कम करने पर फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो रही है, ओके। और वॉल्यूम बढ़ाने पर वो रिएक्शन फेवर हो रही है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। और यदि आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1 मोल था, यहाँ पर 2 मोल थे। अभी वॉल्यूम बढ़ाया तो फॉरवर्ड में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होगी, और वॉल्यूम कम करोगे तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होगी। सो ये हमारे पास में
जो है बच्चों वॉल्यूम के चेंज का इफेक्ट देखा हमने। तो वॉल्यूम को चेंज करने से वो रिएक्शन फेवर होती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स में किस तरह का चेंज आ रहा है। आप ध्यान से समझिएगा, इस बात को आप लिख सकते हैं आपकी कॉपी में कि वॉल्यूम को चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है। वॉल्यूम बढ़ाने पर वो रिएक्शन फेवर होती है बच्चों जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, और वॉल्यूम को कम करने पर वो रिएक्शन फेवर होती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। और अगर नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आया, जैसे यहाँ पर देखिए आप कितने मोल्स थे, यहाँ पर 2 मोल थे और यहाँ पर 1 और 1 2 मोल थे, कुल मिलाकर एथे भी 2 आ गए भाई, तो ओथे भी 2 आ गए। सो वॉल्यूम में चेंज करने पर ऐसी रिएक्शन की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया जिसके नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज आ ही नहीं रहा। ठीक है, सो वॉल्यूम बढ़ाओ तो वो रिएक्शन फेवर्ड होगी जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं। ऑन इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम दैट रिएक्शन इज फेवर्ड इन विच नंबर ऑफ मोल्स आर इंक्रीज्ड। ऑन डिक्रीजिंग वॉल्यूम दैट रिएक्शन इज फेवर्ड इन विच नंबर ऑफ मोल्स आर डिक्रीज्ड। सिंपल। ठीक है, यहां पर फिर बोल देता हूं, देखिए यहां पर कितने मोल थे, 2 और 1 3, और यहां पर कितने थे 2। अब फॉरवर्ड में 3 से 2 हुए, कम हुए, तो फॉरवर्ड को अगर फेवर कराना है ना, फॉरवर्ड को कम कराना है ना, नंबर ऑफ मोल्स कम कराना है ना, तो आप वॉल्यूम को कम करो। ये देखो नंबर ऑफ मोल्स कम करे, वॉल्यूम कम हुआ और ये रिएक्शन हुई। और यदि मुझे नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाना है तो मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा। ठीक है, सो वॉल्यूम को बढ़ाने पर वो रिएक्शन फेवर होती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, और वॉल्यूम को कम करने पर वो रिएक्शन फेवर होती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। एंड सपोज इफ इन केस देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा बच्चों, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वॉल्यूम को चेंज करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये तो आपने देखा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ये तीसरा इफेक्ट था आपके पास। और चौथा इफेक्ट जो आ रहा है वो आएगा भैया किसका, चौथा इफेक्ट आएगा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, दाब में परिवर्तन का प्रभाव। अगर मैं वॉल्यूम प्रेशर में चेंज का इफेक्ट देखो, देखिए अभी प्रेशर को बढ़ाने का तरीका क्या है। ये मेरे पास में एक रिएक्शन वेसल, इसमें रिएक्टेंट्स थे ए बी सी डी, इसमें रिएक्टेंट्स थे। इसको मैंने इसके ऊपर एक पिस्टन से बंद कर दिया, ढक दिया। ठीक है, ये रहा एक पिस्टन, ये रहा पिस्टन। अभी मैं अगर प्रेशर बढ़ाता हूं तो प्रेशर बढ़ाने का तरीका क्या होगा, ये जो पिस्टन होगा, ये जो सिलेंडर होगा, इस सिलेंडर में अगर मैं पिस्टन को अंदर की तरफ धकेलूंगा, इफ आई पुश दिस पिस्टन इनवर्ड, देन व्हाट डज हैपन, प्रेशर इज इंक्रीज्ड। करेक्ट भाई, इफ आई पुश दिस पिस्टन इनवर्ड देन प्रेशर इज increased, and if you are increasing pressure, naturally increase of pressure results into decrease of volume। अरे भाई प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम को कम कर रहे हो। अरे मैं इस पिस्टन को अगर अंदर की तरफ पुश करूं, इफ आई पुश दिस पिस्टन इनवर्ड, देन व्हाट आई सी, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। मैंने पिस्टन को अंदर की तरफ धकेला तो प्रेशर बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु परंतु वॉल्यूम जो है साहब वो कम हो जाना है। इफ आई पुल दिस पिस्टन अपवर्ड आउटवर्ड देन प्रेशर इज डिक्रीज्ड एंड नेचुरली वॉल्यूम इज एनहांस्ड। सो इंक्रीज ऑफ प्रेशर, increase of pressure results into decrease of volume, while decrease of pressure results into increase of volume. So this is the effect of change of pressure। अभी सॉरी, हमने प्रेशर के बारे में देखा कि प्रेशर बढ़ाओ तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, और प्रेशर को कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब बिल्कुल उल्टा इफेक्ट है ना। प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम हो जाता है, और प्रेशर को कम करते हो तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। समझे आप। सो अब यदि मैं प्रेशर के इफेक्ट का चेंज देखूं, सपोज कीजिए यदि मैं क्या करता हूं, मैं यदि प्रेशर को कम करता हूं, पहला केस लेता हूं मैं, यदि मैं प्रेशर को कम करता हूं बच्चों, अगर मैंने प्रेशर को कम किया मतलब वॉल्यूम को बढ़ाया, अगर मैंने प्रेशर को कम किया तो वॉल्यूम को बढ़ाया, और वॉल्यूम को बढ़ाया मतलब न्यूमरेटर को बढ़ाया। अब न्यूमरेटर को बढ़ाया तो मैं रेशो को कांस्टेंट करने के लिए डिनोमिनेटर को बढ़ाऊंगा, और डिनोमिनेटर को बढ़ाऊंगा मतलब n1 n2 को बढ़ाऊंगा, और n1 n2 को बढ़ाऊंगा मतलब इन दोनों को बनाऊंगा, और इन दोनों को बनाऊंगा मतलब बैकवर्ड रिएक्शन होगी। ठीक है भैया। अब यदि दूसरा केस मैं लेता हूं, यदि मैं प्रेशर को बढ़ा दूं, यदि मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम को घटाता हूं, तो न्यूमरेटर को घटाता हूं। पर न्यूमरेटर को घटाने से भैया केसी में कोई चेंज आना नहीं है, इसलिए डिनोमिनेटर को घटाना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर को घटाना पड़ेगा मतलब n1 n2 को घटाना पड़ेगा, और n1 n2 को घटाना पड़ेगा तो मतलब मुझे इन दोनों को कंज्यूम कराना पड़ेगा, और इन दोनों को कंज्यूम कराना पड़ेगा मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होगी।
ठीक है, मैंने अभी आपसे कहा था कि जो हम ये लिखा है आने वाले जो 2-3 इफेक्ट्स हैं वो सब इसी पर डिपेंड करते हैं बच्चों। तो हमने क्या देखा, यदि मैंने प्रेशर को बढ़ाया, मैंने पिस्टन को अंदर की तरफ पुश किया तो प्रेशर बढ़ा जिससे वॉल्यूम घटा, और अगर वॉल्यूम घटा तो न्यूमरेटर भी घटेगा, और न्यूमरेटर घटेगा तो केसी की वैल्यू रेशो में चेंज आएगा, पर रेशो में चेंज नहीं आना चाहिए, इसलिए डिनोमिनेटर को घटाओ, और डिनोमिनेटर को घटाओ मतलब n1 n2 को घटाओ, और n1 n2 को घटाओ मतलब n1 n2 को यूज़ करो, और n1 n2 को कंज्यूम करो मतलब उनकी रिएक्शन कराओ, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। ठीक है, सो हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि जब मैं प्रेशर को कम करता हूँ, जब मैं प्रेशर को कम कर रहा हूँ, मैं प्रेशर को कम कर रहा हूँ तो कौन सी रिएक्शन फेवर हो रही है, बैकवर्ड, और यदि मैं प्रेशर को बढ़ाता हूँ तो कौन सी रिएक्शन फेवर हो रही है, फॉरवर्ड। ठीक है, अभी यहाँ पर भी वही बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर भी हम वही बात करते हैं। चलिए साहब, अगर मैं इस केस के बारे में बात करता हूँ, क्या, यदि मैं इस केस में प्रेशर को घटाऊं, यदि मैं प्रेशर को घटाऊंगा तो वही घिसी पिटी सी बात हो गई, भाई प्रेशर को घटाया मतलब पिस्टन को बाहर निकाला, और प्रेशर को घटाया मतलब वॉल्यूम को बढ़ाया, और वॉल्यूम को बढ़ाया मतलब डिनोमिनेटर को बढ़ाया, और डिनोमिनेटर को बढ़ाया तो न्यूमरेटर को बढ़ाओ, और न्यूमरेटर को बढ़ाओ मतलब N2 को बढ़ाओ, और N2 को बढ़ाओ मतलब उसको बनाओ, और N2 को बनाओ मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। तो प्रेशर को कम करने से, प्रेशर को कम करने से, प्रेशर को कम करने से कौन सी रिएक्शन फेवर्ड हो रही है भैया, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड हो रही है। ठीक है, और यदि मैं उल्टा काम करता हूं कि मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं तो साहब वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो डिनोमिनेटर कम हो गया, और डिनोमिनेटर कम हो गया मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर कम हो गया, और तो न्यूमरेटर को कम करना पड़ेगा। फिर डिनोमिनेटर को कम करोगे तो केसी में चेंज आएगा ना, पर केसी में तो कोई चेंज आने का नहीं है, और केसी में कोई चेंज नहीं आना मतलब न्यूमरेटर को कम करो, न्यूमरेटर को कम करो मतलब N2 को कम करो, और N2 को कम करो मतलब उसको यूज़ करो, और जब उसको यूज़ करोगे तो कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, बैकवर्ड रिएक्शन होगी। ठीक है, सो मैं कह सकता हूं कि प्रेशर को बढ़ाने से कौन सी रिएक्शन फेवर हुई, बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हुई। ठीक है, और उसके बाद में यदि हम यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ पर प्रेशर को बढ़ाऊं कि घटाऊं, I increase pressure, then volume is decreased. I decrease pressure, volume is increased. But in this expression, I don't see any expression which is belonging to V इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। मेरे पास में कहीं कोई वॉल्यूम लिखा हुआ नहीं आ रहा। सो मैं कह सकता हूं कि मैं प्रेशर को बढ़ाऊं कि प्रेशर को कम करूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मतलब प्रेशर को बढ़ाने से या प्रेशर को घटाने से जो इफेक्ट है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। ठीक है भैया, सो अब आप यहाँ पर क्या कंक्लूजन बना सकते हैं, देखिए इस केस में आपको ने आपने क्या देखा भाई, प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर को बढ़ाया तो कौन सी रिएक्शन फेवर हुई, ध्यान दीजिएगा, प्रेशर को बढ़ाया तो कौन सी रिएक्शन फेवर हुई, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हुई। और फॉरवर्ड रिएक्शन में देखिए यहाँ पे कितने मोल थे, 3, और यहाँ पे कितने मोल थे, 2, तो 3 से 2 मोल हुए, 3 से 2 मोल हुए। तो प्रेशर बढ़ाने पर वो रिएक्शन फेवर हुई बच्चों जिसमें 3 से 2 मोल हुए, मतलब कम हुए, है ना। यहाँ पर देखिए प्रेशर बढ़ाने पर वो रिएक्शन फेवर हुई जिसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या हुए, कम हुए। ये देखिए यहाँ पर कितने थे, 3, और यहाँ पे कितने थे, 2, और प्रेशर बढ़ाने पर ये वाली रिएक्शन फेवर हो रही है, मतलब 3 से 2 वाली फेवर हो रही है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो रही है। जब अब इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए, जब आपने प्रेशर को बढ़ाया तो इधर कितने मोल हैं, 1 मोल, इधर कितने मोल हैं, 2 मोल। जब मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूँ, जब मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं तो कौन सी रिएक्शन फेवर हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हो रही है। और बैकवर्ड रिएक्शन में कितने मोल हैं, यहाँ पे कितने मोल थे, 2 मोल, और यहाँ पे कितने मोल हैं, 1 मोल। तो प्रेशर को बढ़ाने पर बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हो रही है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। यहाँ पे कितने मोल थे, 2 मोल, और यहाँ पे कितने मोल थे, 1 मोल। तो प्रेशर को बढ़ाने पर वो रिएक्शन फेवर हो रही है बच्चों जिसमें 2 से 1 मोल हो रहे हैं, मतलब कम मोल हो रहे हैं। और इस केस में आप देखिए वॉल्यूम में कोई नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, जितने कितने मोल थे यहाँ पे, 2, यहाँ पे भी कितने मोल थे, 2, तो 2 से 2 मोल हुए। तो भैया प्रेशर को चेंज करने से उसको कोई चेंज हुआ भी नहीं। ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ, देखिए प्रेशर बढ़ाया तो कौन सी रिएक्शन फेवर हो रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो रही है, और फॉरवर्ड में 3 से 2 हो रहे हैं। और इधर प्रेशर बढ़ाने पर कौन सी रिएक्शन फेवर हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हो रही है, और बैकवर्ड में कितने मोल हो रहे हैं, 2 से 1। तो प्रेशर बढ़ाने पर बच्चों वो रिएक्शन फेवर होती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। उल्टा इफेक्ट है, अभी देखा था आपने, वॉल्यूम को बढ़ाने पर वो रिएक्शन फेवर होती थी जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते थे, वॉल्यूम को बढ़ाने पर वो रिएक्शन फेवर होती थी जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते थे, और वॉल्यूम को कम करने पर वो रिएक्शन फेवर होती थी जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होते थे। ओके,
यहाँ पर क्या, प्रेशर को बढ़ाओ तो वो रिएक्शन फेवर हो रही है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, और प्रेशर को कम करो तो प्रेशर को कम करोगे तो क्या होगा, प्रेशर को कम करने से बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हुई, और बैकवर्ड रिएक्शन में कितने मोल हैं, यहाँ पे कितने थे 2, और यहाँ पर 2 और 1 कितने 3, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन फेवर हुई, बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हुई। सो प्रेशर को कम करने पर, प्रेशर को कम करने पर वो रिएक्शन फेवर हो रही जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। और भाई उधर 2 थे, इधर 3 है, मतलब बैकवर्ड में नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं, तो प्रेशर को कम करने पर बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होगी। ऐसे ही यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो कौन सी रिएक्शन फेवर हो रही है, बैकवर्ड जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, और प्रेशर को कम करने पर कौन सी रिएक्शन फेवर्ड हो रही है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं। देख लीजिए, प्रेशर को कम किया तो कौन सी रिएक्शन फेवर्ड हुई, फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा बच्चों तो प्रेशर को चेंज करने का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। तो ये हमने देखा प्रेशर का इफेक्ट। हमने क्या देखा, मैं फिर बोल देता हूँ, आप चाहे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ऑन इंक्रीज ऑफ प्रेशर दैट रिएक्शन इज फेवर्ड इन विच नंबर ऑफ मोल्स आर डिक्रीज्ड, एंड ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर दैट रिएक्शन इज फेवर्ड इन विच नंबर ऑफ मोल्स आर इंक्रीज्ड। ठीक है, सो ये प्रेशर का इफेक्ट था। अच्छा, प्रेशर को चेंज करने के भी 2 तरीके होते हैं। एज सच जो नॉर्मल जो मेथड हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में होती है वो यही होती है कि साहब पिस्टन को अंदर की तरफ धकेलो, प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, और पिस्टन को ऊपर की तरफ निकालो, प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन बच्चों, देयर इज अनदर वे ऑफ चेंजिंग द प्रेशर। एज सच एज आई टोल्ड दैट प्रेशर इंक्रीमेंट रिजल्ट्स इनटू द डिक्रीज ऑफ द वॉल्यूम, and decreasing pressure enhances the volume, but there is another possibility. What possibility? मैं क्या करता हूँ, ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन की जगह, इसी पिस्टन की जगह पर मैं एक भारी पिस्टन लगा दूं। अगर मैं इस पिस्टन की जगह पर एक भारी पिस्टन लगा दूं तो क्या होगा, तो ये भी तो तरीका है जिसमें प्रेशर बढ़ जाएगा। अरे भैया, आपने ऊपर वेट ज़्यादा रख दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। भाई वेट जो है मेरे ऊपर, अगर एयर ज़्यादा आ जाएगी तो मेरे सर पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा ना। मैं अगर बिल्कुल नीचे जाऊंगा तो मेरे सर पे एयर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और ऊपर जाऊंगा तो एयर कम आएगी तो प्रेशर कम होगा। अभी क्या हुआ, पिस्टन मैंने वहीं के वहीं रखा जहां पहले था, लेकिन मैंने पिस्टन ही रिप्लेस कर दिया। आई हैव रिप्लेस द पिस्टन ऑफ मोर मास, मोर वेट, एंड इफ मोर वेट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, more pressure has been introduced, but in this case piston is located absolutely at the very same location. So this is the way in which I have increased the pressure but I have kept the volume constant. But I have kept the volume constant. If you have kept the volume constant, there is no problem in numerator and denominator. Likewise, here you can talk about that you have increased pressure. You have increased pressure by replacing the lighter piston बाय अ हैवियर पिस्टन। आपने एक लाइटर पिस्टन को एक हैवियर पिस्टन से रिप्लेस कर दिया, पर आपने चूंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं लाया, इसलिए इधर डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, इधर न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, और इधर तो वैसे भी कोई चेंज नहीं आता। सो इफ यू कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट एंड चेंज प्रेशर, यू विल नोटिस वन थिंग, दैट इक्विलिब्रियम इज अनअफेक्टेड। इक्विलिब्रियम इज अनअफेक्टेड। ये इक्विलिब्रियम जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यदि मैंने प्रेशर को, या यूं कहा जाए कि मैंने अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखकर, अगर देखिए आपसे प्रॉब्लम में नहीं बोला, आपसे सिंपली बोला कि प्रेशर बढ़ाया, तो खट से दिमाग में घंटी बजा लेना भैया कि प्रेशर बढ़ाया मतलब वॉल्यूम को कम कर दिया है, और अगर बोला प्रेशर को कम किया तो वॉल्यूम बढ़ा दिया है। लेकिन अगर ये साथ साथ में मेंशन किया हो ना कि साहब मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया, प्रेशर को बढ़ाया लेकिन वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो केसी में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ भी केसी में कोई चेंज नहीं आएगा, और यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। केसी में तो वैसे भी चेंज नहीं आता, इक्विलिब्रियम पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये हमने देखा बच्चों, इक्विलिब्रियम पर किसका इफेक्ट, प्रेशर का। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रेशर को बढ़ाने पर वो रिएक्शन फेवर होती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, और प्रेशर को कम करने पर वो रिएक्शन फेवर होती है बच्चों जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं। और यदि आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखकर प्रेशर में चेंज लाया तो इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब उसके बाद में अगला जो मैं बता रहा हूं बच्चों वो है पांचवा इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ध्यान दीजिएगा, अगला जो इफेक्ट पांचवा देख रहे हैं आप वो है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैस को मिलाने का प्रभाव। What is the effect of addition of inert gas? अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस को मिलाने का क्या प्रभाव होता है, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए इनर्ट गैस क्या, जब मैं इनर्ट गैस बोलता हूं तो छट से दिमाग में एक बात घंटी बजती है भैया, हीलियम
नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये सब इनर्ट गैसेस हैं, है ना, ये सब जानते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ इनर्ट गैस से कहने का मतलब मेरा ये वाली गैसें हैं ऐसा नहीं है, ये गैसें तो हैं लेकिन ऐसी तमाम गैसें जो मेरे रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट से दोनों में से किसी से भी रिएक्शन नहीं करती, वो इनर्ट गैस। फॉर एग्जांपल जिस मान लीजिए जिन भी किसी कंडीशन में ये रिएक्शन हो रही है, जिन भी किन्हीं कंडीशन में ये रिएक्शन हो रही है, अगर उन कंडीशन में नाइट्रोजन इससे इससे और इससे रिएक्शन नहीं करता तो नाइट्रोजन भी इनर्ट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन रहता है कि इनर्ट मतलब ये 6 गैस हैं। ऑफ कोर्स ये 6 गैसें इनर्ट हैं बेटा, इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह, सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन इनर्ट गैस से मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनर्ट गैस से मतलब एक ऐसी गैस जो नाइदर रिएक्टेंट से रिएक्शन करे और ना ही प्रोडक्ट से, जो अभिकारकों से भी अभिक्रिया नहीं करती, उत्पादों से भी अभिक्रिया नहीं करती, उसे इनर्ट गैस कहेंगे। ठीक है, अब इनर्ट गैस को मैं मिलाने जा रहा हूँ। जब मैं इनर्ट गैस को मिलाने जा रहा हूँ बच्चों, तो मेरे पास में 2 तरह की बातें होंगी, और वो क्या होंगी जरा सुनिएगा। मेरा जो रिएक्शन वेसल था वो ये रहा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा रिएक्शन वेसल, इसमें रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अभी मैंने क्या करा, ये लिया पिस्टन। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, पिस्टन को खोलता हूँ, आई ओपन द पिस्टन, इंट्रोड्यूस सम इनर्ट गैस एंड ब्रिंग द पिस्टन अगेन एट द वेरी सेम लोकेशन वेयर इट वॉज लोकेटेड अर्लियर। मैंने क्या करा, मैंने पिस्टन को खोला, उसमें इनर्ट गैस मिलाई और पिस्टन को धकेल के वहीं ले जाके रख दिया जहां पिस्टन पहले था। तो अब धकेल के वहीं ले जाके रख दोगे तो जहां पिस्टन पहले था तो टोटल वॉल्यूम में कोई चेंज आया क्या? बिल्कुल नहीं आया। टोटल वॉल्यूम तो ज्यों का त्यों एज इट इज अनचेंज, अनअफेक्टेड, अनइन्फ्लुएंस्ड रहा। एम आई राइट? अगेन आई एम सेइंग यू, यदि मैंने भैया प्रेशर को चेंज किया, सॉरी मैंने इनर्ट गैस को मिलाया, इनर्ट गैस को मिलाया, मैंने पिस्टन को खोला, इनर्ट गैस मिलाई और मैंने पिस्टन को वहीं ले जाके रख दिया जहाँ पिस्टन पहले था, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो फिर कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यदि मैंने यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रखकर इनर्ट गैस को मिलाया तो डिनोमिनेटर में कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और वहाँ तो भैया वॉल्यूम के बारे में बात करना ही अब हमारे लिए पाप हो गया, हम इतनी बारे में चर्चा कर चुके हैं। सो क्या देखते हैं, अगर मैंने वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखकर इनर्ट गैस मिलाई तो इक्विलिब्रियम की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखकर इनर्ट गैस को मिलाया तो इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया। इक्विलिब्रियम जो है वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, इट विल रिमेन अनअफेक्टेड, उस पर कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं है। लाइकवाइज अगर मैंने यहां पर भैया वॉल्यूम को कांस्टेंट रखकर इनर्ट गैस मिलाई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए एक बात आप बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में चिपका लीजिए कि अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, और तुमने अभी थोड़ी देर पहले प्रेशर के चेंज देखा, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखकर प्रेशर ने क्या बिगाड़ लिया? कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखकर तुमने प्रेशर को बढ़ाया या घटाया तो इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। बिल्कुल वैसे ही कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग इनर्ट गैस एंड इफ इनर्ट गैस इज ऑलरेडी अवेलेबल एंड यू आर रिमूविंग इट, इफ यू आर कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, दिस quantity remains unaltered. This quantity remains unaltered and this is having no expression of volume. So I can say keeping volume constant, if I'm adding, if I'm removing inert gas, then it doesn't make any kind of effect. किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार से ये तो आपने बात करी कांस्टेंट वॉल्यूम की। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये भैया कि मैं पिस्टन को खोलता हूँ, पिस्टन को खोलता हूं, इनर्ट गैस को मिलाता हूं और पिस्टन को बोल देता हूं भैया, छोड़ देता हूं पिस्टन को कि जहां तेरे को जाके रुकना ना भैया रुक जा। ठीक है, सो क्या होगा देखो, आई ओपन द पिस्टन, introduce inert gas and release the piston. Now it is up to the willing of piston only where it wants to stay. So natural बात है बच्चों, उस केस में क्या होगा, पिस्टन जहां पहले था पिस्टन थोड़ा सा ऊपर रुकेगा। क्यों ऊपर रुकेगा? क्योंकि पिछली बार तो मैंने उसको धकेल के वहां ले जाकर रख दिया था। अब इनर्ट गैस जो है वो भी तो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, और जब वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी तो नेचुरल बात है पिस्टन जो यहाँ रुक रहा था अब वो यहाँ नहीं, वो कहीं यहाँ रुकेगा। पिस्टन जो है जहाँ रुकना चाहिए था पिस्टन वहाँ नहीं, पिस्टन कहीं ऊपर जाकर रुकेगा। करेक्ट? सो इस केस में क्या होगा, अगर आपने इनर्ट गैस मिलाई, अगर आपने इनर्ट गैस मिला दी तो इनर्ट गैस मिलाने पर क्या होगा, गौर कर लीजिए। यदि मैंने इनर्ट गैस मिला दी तो वॉल्यूम बढ़ गया,
है ना, इनर्ट गैस मिला दी तो वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ गया तो फिर वही घिसी पिटी सी बात, न्यूमरेटर बढ़ गया। अरे भाई वॉल्यूम बढ़ गया तो न्यूमरेटर बढ़ गया, और न्यूमरेटर बढ़ गया तो केसी में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, इसलिए डिनोमिनेटर को बढ़ाओ, डिनोमिनेटर को बढ़ाओ मतलब n1 n2 को बढ़ाओ, n1 n2 को बढ़ाओ मतलब इनको बनाओ, और इनको बनाओ तो बैकवर्ड रिएक्शन कराओ। मतलब इनर्ट गैस को मिलाने पर कौन सी रिएक्शन फेवर हुई, बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हुई। इनर्ट गैस को मिलाने पर बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हो रही है भैया, ठीक है। देखिए साहब यहां पर मैं लिख देता हूं Ig मतलब क्या, Ig जो है यहाँ पर इससे मतलब क्या, इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस को यदि मैंने मिलाया तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हुई, ठीक। और इनर्ट गैस को यदि मैंने निकाल दिया, यदि मैंने इनर्ट गैस को निकाल दिया, अगर पहले से मान लीजिए उस एटमॉस्फेयर में जहाँ पर ये रिएक्शन हो रही थी वहाँ पर इनर्ट गैस थी और मैंने इनर्ट गैस को निकाल दिया, तो मैंने वॉल्यूम को कम कर दिया। अरे भाई इनर्ट गैस पहले से तो इसको निकाल दूंगा तो पिस्टन जो है थोड़ा सा नीचे जाके रुकेगा, तो वॉल्यूम को कम कर दिया, वॉल्यूम को कम कर दिया तो न्यूमरेटर कम हो जाएगा, न्यूमरेटर कम हो जाएगा तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, और डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो n1 n2 कम हो जाएंगे, और n1 n2 कम हो जाएंगे तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे, और ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। सो इनर्ट गैस को निकालने पर कौन सी रिएक्शन हुई बच्चों, फॉरवर्ड रिएक्शन हुई, ठीक है। डिट्टो ऐसी की ऐसी कहानी कथा का वाचन हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो चलिए साहब चालू हो जाते हैं। यहाँ हमने इनर्ट गैस मिलाई, जब मैंने इनर्ट गैस मिलाई तो क्या हुआ, पिस्टन जहाँ रुकना चाहिए था उसके ऊपर जाके रुकेगा, और जब पिस्टन उसके ऊपर जाके रुकेगा भैया तो इनर्ट गैस को मिलाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो न्यूमरेटर को बढ़ाओ, और न्यूमरेटर को बढ़ाना है भैया तो n2 को बढ़ाना है, और n2 को बढ़ाना है मतलब n2 को बनाना है, और n2 को बनाना मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन कराना, ठीक है भैया। तो यहाँ इनर्ट गैस मिलाने पर कौन सी रिएक्शन फेवर हो रही है, यहाँ इनर्ट गैस को मिलाने पर, यहाँ इनर्ट गैस को मिलाने पर फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो रही है। और यदि मैं इनर्ट गैस को कट लूँ भैया, इनर्ट गैस को निकाल लूँ मैं, अगर मैं इनर्ट गैस को निकाल दूंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाना भाई, अरे भाई इनर्ट गैस को निकाल लोगे तो वॉल्यूम ने कम होना है भाई, वॉल्यूम ने कम होना है मतलब डिनोमिनेटर ने भी कम होना है भाई, डिनोमिनेटर ने कम होना भाई, डिनोमिनेटर में आ रही है ना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ने कम हो जाना भाई, वॉल्यूम ने कम होना है सर, न्यूमरेटर ने भी कम करना पड़ेगा भाई अपने, और न्यूमरेटर ने कम करना मतलब n2 को भी अपने कम करना पड़ेगा, तो n2 को कम करिए और n2 को कम कीजिए, और n2 को कम करने का तरीका कि n2 को रिएक्शन कराओ, और जब ये रिएक्शन करेगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, बैकवर्ड रिएक्शन होगी। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। सो व्हाट यू फाइंड, जब मैंने इनर्ट गैस मिलाई तो कौन सी रिएक्शन फेवर हुई, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हुई, और इनर्ट गैस को मिलाया निकाला तो कौन सी रिएक्शन फेवर हुई, बैकवर्ड। सो इससे क्या समरी बनाते हैं, देखिए अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस मिलाई या निकाली, इसका मतलब क्या होता है, पिस्टन को खोला, इनर्ट गैस को मिलाया, पिस्टन को धकेल के वापस से वहीं ले जाके रख दिया जहाँ पहले था, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहा। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहा सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें या इसमें, इसमें या इसमें, उसमें तो होना ही नहीं है। लेकिन यदि मैं इनर्ट गैस को दूसरे तरीके से करूं कि पिस्टन को खोलूं, इनर्ट गैस को मिलाऊं और पिस्टन को छोड़ दूं, पिस्टन को जहां जाके रुकना पिस्टन वहीं जाके रुके। सो ये जो तरीका होता है ना बच्चों इनर्ट गैस को मिलाने का, इसमें नेचुरल बात है कि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आ गया, और ये जो तरीका होता है इससे हम बोलते हैं कि इनर्ट गैस को हमने मिलाया कांस्टेंट प्रेशर पे। किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस को मिलाया। जो दूसरा मेथड है जिसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, दिस मेथड इज नोन एज द एडिशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ द इनर्ट गैस एट द कांस्टेंट प्रेशर। सो व्हाट यू फाइंड, जब मैंने इनर्ट गैस मिलाई तो कौन सी रिएक्शन फेवर हुई, बैकवर्ड रिएक्शन। और बैकवर्ड रिएक्शन में देखिए नंबर ऑफ मोल 2 से कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। मतलब इनर्ट गैस को मिलाने पर नंबर ऑफ मोल्स जिसमें बढ़ते हैं वो रिएक्शन फेवर हो रही है। यहाँ पर भी देखिए इनर्ट गैस को मिलाई तो यहाँ पर कितने मोल थे, यहाँ पर 1 मोल था, और यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए। तो इनर्ट गैस को मिलाने पर कौन सी रिएक्शन फेवर हुई, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। देखो फॉरवर्ड फेवर हो रही है और फॉरवर्ड में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि कई बार होगा कि अरे यार ये इतना सारा चीज़ें हम याद कैसे होंगी, और मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा कि बच्चों ये याद करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, दिस इज़ वेरी सिंपल। आप 3-4 एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे, आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा।
बहुत आसान सी बातें हैं। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना प्रॉब्लम्स की, तब तक यू फॉरगेट कि आप सोचें कि हम पढ़ के हम ये इसको बस याद कर लें। तो घुट्टी मारनी हो तो एक अलग बात है बच्चों, और घुट्टी मारने वाली चीज़ हमेशा श्योरली हम भूलते हैं। वंस वी मेक सम काइंड ऑफ एप्लीकेशन, सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर लेंगे तो बहुत 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 सरल हो जाएगा। सो इनर्ट गैस को मिलाने पर कौन सी रिएक्शन फेवर हुई? जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, और जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं उसमें इनर्ट गैस आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ इनर्ट गैस आपने मिलाई तो कौन सी रिएक्शन फेवर हुई? जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़े। और इनर्ट गैस को निकाला तो कौन सी रिएक्शन फेवर हुई? बैकवर्ड रिएक्शन। और यदि नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा भैया, तो इनर्ट गैस को मिलाओ कि निकालो, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो इफ क्या बोला मैंने? इफ इनर्ट गैस इज इंट्रोड्यूस्ड और इज रिमूव्ड at constant volume, then no effect. But if inert gas is added at constant pressure, then that reaction is favored in which number of moles are increased, and if number of moles are decreasing, then removal of inert gas favors that reaction. ठीक है, सो ये हमने देखा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ इनर्ट गैस। और उसके बाद में हमें अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन करानी है तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम कैटलिस्ट को मिलाएं। एक बात तो आप देख चुके हैं, इक्विलिब्रियम के समय आप देख चुके हैं कि यदि आपने कैटलिस्ट मिलाया, इक्विलिब्रियम आने के बाद मिलाया, तो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम की सेहत पे कोई फर्क नहीं लाता, क्योंकि इक्विलिब्रियम के टाइम पर दोनों की स्पीड ऐसी है। अब कैटलिस्ट ने अगर फॉरवर्ड की स्पीड बढ़ाई तो बैकवर्ड की भी उतनी बढ़ा देगा, अगर फॉरवर्ड की कम करी तो बैकवर्ड की भी उतनी कम कर देगा। तो दोनों की स्पीड बराबर थी, बराबर रही, चैप्टर क्लोज। सो इनर्ट गैस को अगर आपने यदि आपने कैटलिस्ट को इक्विलिब्रियम आने के बाद मिलाया तो इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु परंतु यदि मैंने कैटलिस्ट को इक्विलिब्रियम आने के पहले मिला दिया तो इक्विलिब्रियम अगर 1 घंटे बाद आना होगा तो 50 मिनट बाद आ जाएगा, बट अर्लियर आ जाएगा, थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास में 5 इफेक्ट थे बच्चों। मैं बोल रहा हूँ, देखिए कैटलिस्ट को यदि इक्विलिब्रियम आने के बाद मिलाएंगे ना तो इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, यदि कैटलिस्ट को इक्विलिब्रियम के बाद मिलाया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि मैंने कैटलिस्ट को उसके पहले मिला दिया तो इक्विलिब्रियम थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा। एक काम करते हैं, हम लोगों ने जो भी कुछ लिखा अभी तक, जो भी कुछ समझा, होप आप लोगों ने कॉपी में लिखा है, उसको एक बार वापस से थोड़ा सा रिसाइकल कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको वापस से रिमाइंड कर लेते हैं, रिवाइंड कर लेते हैं, और फिर हम लोग कुछ एप्लीकेशंस पे पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपने रिएक्टेंट्स को बढ़ाया तो कौन सी रिएक्शन फेवर्ड हुई? फॉरवर्ड। और यदि आपने रिएक्टेंट्स को बढ़ाया, या यूँ बोलूँ कि रिएक्टेंट्स को बढ़ाया या फिर प्रोडक्ट को निकाला, तो कौन सी रिएक्शन फेवर्ड हुई? फॉरवर्ड। ठीक है, और यदि आपने क्या करा, रिएक्टेंट्स को कम किया या प्रोडक्ट्स को बढ़ाया, तो कौन सी रिएक्शन फेवर्ड हुई? बैकवर्ड। ये सबसे पहला था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की रिएक्टेंट को बढ़ाओ या प्रोडक्ट को निकालो तो फॉरवर्ड फेवर होती है, और रिएक्टेंट को कम करो या प्रोडक्ट को मिलाओ तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होती है। दूसरी बात, टेम्परेचर को बढ़ाने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर होती है, और टेम्परेचर को कम करने पर भैया कौन सी रिएक्शन फेवर होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर होती है। ये आपने देखा। ठीक है, तीसरी बात, यदि मैं वॉल्यूम के बारे में बात करता हूँ, यदि वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ तो वो रिएक्शन फेवर होती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं। ठीक है, वॉल्यूम को बढ़ाने पर वो रिएक्शन फेवर होती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं। ये सभी कुछ अभी आपने लिखा है, और एप्लीकेशंस करने पर इसमें बेहतरीन कमांड हो जाएगी। तो वॉल्यूम बढ़ाने पर वो रिएक्शन फेवर होगी बच्चों जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, और वॉल्यूम को कम करने पर वो रिएक्शन फेवर होगी जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। ठीक है, वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाओ, क्योंकि वॉल्यूम एनहांसमेंट इज फेवरिंग दैट रिएक्शन विच इज रिक्वायरिंग वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम रिक्वायरमेंट तब होती है बच्चों जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं। ओके, और चौथी बात, यदि मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर को बढ़ाऊंगा बच्चों, तो प्रेशर को बढ़ाने पर वो रिएक्शन फेवर होती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। प्रेशर को बढ़ाने पर वो रिएक्शन फेवर होती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, और प्रेशर को कम करने पर वो रिएक्शन फेवर होगी जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं। और यदि नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, इफ़ नंबर ऑफ मोल्स हैज़ नो चेंज, तो वॉल्यूम के इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से यदि नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा तो प्रेशर का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यदि इफ़ प्रेशर इज चेंज्ड कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, यदि प्रेशर को चेंज कर दिया मैंने, कैसे चेंज किया
कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट तो भी इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भले वो कोई भी रिएक्शन हो, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हो या कम हो रहे हो, लेकिन अगर आपने प्रेशर को चेंज किया और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पांचवी बात यहाँ पर, ये तो प्रेशर का इफेक्ट देखा हमने। और इनर्ट गैस को देखें तो इनर्ट गैस को अगर मैंने, पहली बात तो ये कि इनर्ट गैस हैज़ नो इफेक्ट, इनर्ट गैस हैज़ नो इफेक्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस को कुछ किया, मिलाया, निकाला, जो भी किया, भाड़ में जाने दीजिए उसको, अगर आपने इनर्ट गैस को मिलाया या निकाला कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो फिर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि यदि मैंने इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर, किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर यदि इनर्ट गैस को मिलाया तो वो रिएक्शन फेवर होती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं। और यदि मैंने इनर्ट गैस को निकाला तो वो रिएक्शन फेवर होती है, इनर्ट गैस को मैंने निकाल दिया सॉरी, तो वो रिएक्शन फेवर होगी जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। और अगर नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, इफ देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स देन सॉरी इफ देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो इनर्ट गैस को मिलाओ या निकालो, इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। सो दीज आर वेरियस इफेक्ट्स। और कोई भी रिएक्शन को थोड़ा सा जल्दी कराना है तो हमारा प्रयास यही होगा कि हम कैटलिस्ट को जरूर मिलाएं। सो ये सारे के सारे इफेक्ट ऐसे हैं बच्चों जो आपको बिल्कुल कंठस्थ रहना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप इसकी थ्योरी कितनी बार पढ़ लीजिए, कितनी बार भी इस वीडियो को प्ले करके देख लीजिए, आपको वो समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप कुछ एक एप्लीकेशंस नहीं कर लें। और एप्लीकेशंस को करने का मतलब ये नहीं है कि जितनी एप्लीकेशंस मैंने आपको यहाँ पे करा दी वो करें, आप थोड़ा थोड़ा सा खुद से ट्राई करेंगे तो बनेगा। अभी मैं इनको मिटाता हूँ और हम कुछ 3-4 एप्लीकेशंस पे काम कर लेते हैं जिससे हमारा फंडामेंटल बिल्कुल एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल हमारे सामने, हमारे समक्ष वो प्रस्तुत होकर आ जाए। ठीक है, जैसे अभी सपोज कीजिए मैंने एक रिएक्शन दी N2 + 3H2, N2 + 3H2 गिविंग मी अमोनिया। मुझे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया मिला, मुझे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया मिला। अभी मेरे को बोला फेवरेबल कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मुझे बोला है कि अमोनिया के निर्माण की उपयुक्त परिस्थितियां क्या होंगी, ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसमें आपको अमोनिया अच्छा खासा मिल सकता है। तो चलिए वो कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ और उसके बाद में फिर दूसरे तीसरे एग्जाम्पल में आप वीडियो को पॉज कर करके खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ओरिजिनली आप अपने आप को वैसे ही पाएंगे जैसे कक्षा में बैठा हुआ पाते हैं, और बिल्कुल आप सही अपना मूल्यांकन, अपनी स्टडीज को आगे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए साहब, अभी मैं बात कर रहा हूं अमोनिया की। अमोनिया का फॉर्मेशन मुझे करना है तो सबसे पहले देखिए कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन आपको दे रखी है और रिवर्सिबल रिएक्शन में दे रखा है कि फला कंपाउंड को ज़्यादा बनाना है आपके, जैसे आपको दे रखा है अमोनिया। अब अमोनिया को बनाना है मतलब पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी रिएक्शन करानी है, फॉरवर्ड की बैकवर्ड। आपको अगर अमोनिया बनाना है तो कौन सी रिएक्शन करानी है, आपको करानी है फॉरवर्ड रिएक्शन करानी है भाई। फॉरवर्ड रिएक्शन में अमोनिया बन रहा है ना, तो अब बारी आती है, चलिए साहब हम 1 बाय 1 सारे इफेक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए मुझे अमोनिया बनाना है तो मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन करानी है। पहले तो मैंने ये दिमाग में घंटी बजा ली कि मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन करानी है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन करानी है तो अब मैं आता हूँ साहब क्या करूँ मैं इसके लिए, ज़रा सोचें अमोनिया कैसे बनाऊँ। अमोनिया मैं ऐसे बना सकता हूँ कि मैं नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को मिलाऊँ, क्योंकि जब मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाऊँगा ना तो वो उनको कम करेगा, और उनको कम करेगा ना तो वो रिएक्शन करेंगे, और जब वो रिएक्शन करेंगे ना तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, और फॉरवर्ड रिएक्शन होगी तो अमोनिया बनेगा। यही तो करना है आपको, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप अमोनिया जब बने तो अमोनिया को आप निकाल लो, क्योंकि जब आप अमोनिया को निकाल लोगे तो अमोनिया निकालोगे तो अमोनिया कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो ली शर्टेली अंकल बोलते हैं कि उसको वो बढ़ाएगा, और उसको बढ़ाएगा तो उसको बनाएगा, और बनाना ही तो है आपको। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को मिलाना है और अमोनिया को निकालना है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ मुझे क्या करना होगा, इस केस में मैं नाइट्रोजन को मिलाऊं, हाइड्रोजन को मिलाऊं, मैं दोनों को मिलाऊं। अगर मैं इनको मिलाता हूं तो ये रिएक्शन, मैंने मिलाया मतलब मैंने इनको बढ़ाया तो वो इनको कम करेगा, वो इनको कम करेगा मतलब वो रिएक्शन करेंगे, और जब वो रिएक्शन करते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, ठीक है। और फॉरवर्ड रिएक्शन होती है तो अमोनिया बनेगा, और या फिर अमोनिया को निकाल लो। अमोनिया को निकाल लोगे तो अमोनिया कम हो जाएगा तो उसको बढ़ाएगा तो उसको बनाएगा, और बनाना ही तो मेरे को था। तो ये तो हो गया साहब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब मैं इसको दूसरी भाषा में आपको बताता हूँ, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, जिसको ज़्यादा बनाना हो ना, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना, इससे भी शॉर्टकट भाई
जो मेथड थी इससे भी शॉर्टकट, जिसको बनाना है ना उसको निकाल लो, जिसको बनाना है उसको निकाल लो और उसके परली साइड वालों को मिलाओ। जैसे अभी आपको किसको बनाना था, अमोनिया को, तो अमोनिया को निकालते जाओ, आप निकालते जाओगे ना तो वो और बनता जाएगा, आप निकालते जाओ ना तो वो और बनता जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा भैया अगर हम बोलें कि हमारे ज्ञान के बारे में, कि हम ज्ञान को जितना उपयोग करेंगे ना वो ज्ञान हमारा उतना ही बढ़ता जाएगा, बिल्कुल वैसी की वैसी बात है। आप देखिए जैसे आप अमोनिया को बनाना है तो आप अमोनिया को निकालते जाओ, आप निकालते जाओ, वो बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा। ये बिल्कुल मतलब एक बोला जाए कि एक जैसे कोई स्पिरिचुअल किस्म की एक्टिविटी हो कि जिसको मैं निकालते जा रहा हूँ वो और बढ़ता जा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको निकालूं तो वो और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं निकालूंगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन कुछ ऐसे काम करेगी कि उसको वो बढ़ाए, और उसको बढ़ाए मतलब उसको बनाए, ठीक है। या फिर मैं क्या करूँ, नाइट्रोजन को या हाइड्रोजन को मिलाऊँ, जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये रिएक्शन करेंगे और फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। सो ये तो हो गई बात आपके पास में किसकी भैया, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब दूसरी बात आती है हमारे पास में किसकी, टेम्परेचर की। अभी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा भैया, अगर मैं टेम्परेचर के बारे में बोलूं तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, मुझे फॉरवर्ड करवानी है, और फॉरवर्ड रिएक्शन में देख सकता हूं इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। व्हाई इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज as you can see here that in this forward reaction nitrogen and hydrogen are combining together, so it is an exothermic process. So basically मुझे exothermic reaction करवानी है, और exothermic reaction करवानी है तो मुझे टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। So I can say this reaction is favorable at low temperature। रिएक्शन जो फेवरेबल होगी वो कब होगी, लो टेम्परेचर पर होगी। उसके बाद में आती है बारी वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम को क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा वॉल्यूम बढ़ाने पर वो रिएक्शन फेवर होती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, वॉल्यूम बढ़ाने पर वो रिएक्शन फेवर होती है भैया जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, और वॉल्यूम कम करने पर वो रिएक्शन फेवर होती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। अब जरा गौर कीजिए, मुझे नंबर ऑफ मोल्स क्या करने हैं, मुझे कम करने कि बढ़ाने, मुझे 1 + 3 4 से मुझे 2 कराने हैं, मतलब मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन करवानी है, और फॉरवर्ड रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। यहाँ पे कितने थे, 4 थे, यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कम करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स को कम करना है, इसलिए वॉल्यूम को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, बिकॉज एनहांसमेंट ऑफ वॉल्यूम फेवर्स दैट रिएक्शन in which number of moles are increased, but here मुझे नंबर ऑफ मोल्स कम करने हैं, सो फॉर दैट पर्टिकुलर सेक आई नीड टू डिक्रीज दी वॉल्यूम। चौथी बात यहाँ पर आती है प्रेशर का इफेक्ट। अभी प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा भैया, आपने देखा कि प्रेशर को अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे चेंज किया ना तो कर लो, प्रेशर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन यदि आपने प्रेशर को कांस्टेंट सिंपली प्रेशर को चेंज किया, सो प्रेशर बढ़ाने पर कौन सी रिएक्शन फेवर होती है, अभी हमने लिखा प्रेशर बढ़ाने पर वो रिएक्शन फेवर होती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, और प्रैक्टिकली मुझे देखे जाए तो यहाँ पर 4 मोल थे, यहाँ पर 2 मोल हैं, तो मुझे अगर नंबर ऑफ मोल्स कम करने हैं तो मुझे प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और पांचवी बात, यदि इनर्ट गैस के बारे में बोला जाए, इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिलाओ निकालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इनर्ट गैस को मैं कांस्टेंट प्रेशर पे मिलाता हूं तो वो रिएक्शन फेवर होती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, और कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस को निकाल दो तो वो रिएक्शन फेवर होती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, और मुझे यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स को कम करना है, इसलिए मुझे इनर्ट गैस को निकालना पड़ेगा। अगर उस सराउंडिंग में जिस सराउंडिंग में अमोनिया बन रहा था वहाँ पहले से कोई इनर्ट गैस थी, और मैं अमोनिया की एक प्रचुर मात्रा, एक अच्छी मात्रा, एक गुड यील्ड चाहता हूं, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं इनर्ट गैस को निकाल लूं, वहां के सराउंडिंग में इनर्ट गैस को नहीं रहने दूं, ठीक है। और छठी बात, हमेशा ध्यान रखिए कि आपको कैटलिस्ट तो हमेशा मिलाना ही है, कैटलिस्ट तो मिलाना ही ताकि रिएक्शन थोड़ी सी जल्दी हो जाए, ठीक है। सो ये हमने देखा कि साहब किस किस कंडीशन में, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाने पर या अमोनिया को निकालने पर, ठीक है, ओके, या फिर टेम्परेचर को कम करने पर मतलब लो टेम्परेचर, या फिर वॉल्यूम को कम करने पर, या फिर प्रेशर को बढ़ाना मतलब क्या, हाई प्रेशर, उच्च दाब। मैं आपको बता दूं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से देखा जाए तो ये 2 इफेक्ट जरा ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। कौन कौन से इफेक्ट, एक तो प्रेशर का इफेक्ट और एक टेम्परेचर का इफेक्ट, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये दोनों जो इफेक्ट होते हैं भैया, टेम्परेचर का और प्रेशर का, ये ज़्यादा फेवरेबल होते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन पर थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर कमांड होना चाहिए। वैसे कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ये है नहीं, ठीक है। सो ये मैंने एक उदाहरण कराया। चलिए साहब, अब मैं आपको एक काम देता हूँ, अब आपको क्या करना है, आपको PCl5 के फॉर्मेशन की फेवरेबल कंडीशन बतानी है। यू हैव टू
डिटरमाइन द फेवरेबल कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ PCl5। ठीक है, तो पहला काम तो ये है कि आप इसको अपनी कॉपी में लिख लें और उसके बाद में आप PCl5 के फॉर्मेशन की फेवरेबल कंडीशन बनाएं और खुद से प्रयास कीजिए। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। वीडियो को थोड़ी देर विश्राम दीजिए और मुझे भी थोड़ी देर आराम करने दीजिए और खुद से कीजिए। पर बच्चों, मैं आराम अभी नहीं करूँगा, मैं तो सारे इफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। होप आप लोग ईमानदारी से अपना काम करेंगे, मैं भी ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ। अब मुझे PCl5 बनाना है। अब मुझे PCl5 बनाना, तो सबसे पहले मैं ये डिसाइड करूँ कि मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन करानी है कि बैकवर्ड। तो देखिए, मुझे कौन सी रिएक्शन करानी है, मुझे बैकवर्ड रिएक्शन करानी है, बिकॉज इन बैकवर्ड रिएक्शन PCl5 इज फॉर्म्ड वाइल इन द फॉरवर्ड वन PCl5 इज डिकम्पोज्ड। मुझे PCl5 बनाने का है, मतलब मुझे बैकवर्ड रिएक्शन कराना है। और बैकवर्ड रिएक्शन कराना है तो मैं क्या करूँ, सोचूं। मैं क्या करता हूँ, PCl5 को निकालता हूँ, क्योंकि जब मैं PCl5 को निकालूंगा तो कम करूंगा, और कम करूंगा तो लीशेटेले बोलता है कि उसको बढ़ाएंगे, और उसको बढ़ाएंगे, उसको बनाएंगे, और बनाना ही तो है मेरे को भैया। बनाना तो सबको अच्छा लगता है कि नहीं। बहुत से लोगों को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन बनाना को खाना जरूर आता है। ठीक है भैया, तो अभी यहाँ पर हम बात करते हैं, मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे भी बनाना खाने में मज़ा आता है। एनीवेज, अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं PCl5 को मुझे बनाना है। अब मुझे PCl5 को बनाना है, मतलब PCl5 को निकालना है, और PCl5 को निकालना है क्यों? अगर मैं PCl5 को बनाना चाहता हूँ तो मुझे उसको कम करना पड़ेगा। अगर मैं उसको कम करूँगा तो वो उसको बढ़ाएगा, और उसको बढ़ाएगा तो उसको बनाएगा, और बनाना मेरे को है ही सही। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है भैया कि मैं PCl3 और Cl2 इन दोनों को मिलाऊं, क्योंकि जब मैं इन दोनों को मिलाते जाऊंगा तो ये दोनों रिएक्शन करते जाएंगे। जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी, और बैकवर्ड ही तो कराना है। और नहीं तो भैया, अभी तुम्हारे को मैंने छोटी सी जन्म घुट्टी पिलाई थी कि जिसको बनाने का है ना उसको निकालते जाओ, और उसके परली साइड वाले जो है ना उनको मिलाते जाओ। अभी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले आपसे, ये देखिए। ठीक है, दूसरी बात, यदि मैं बात करता हूँ टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, मुझे टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा कि मुझे उसको घटाना पड़ेगा। तो देखिए, मुझे कौन सी रिएक्शन करानी है, मुझे यहाँ पर फॉरवर्ड करवानी है कि बैकवर्ड, मुझे बैकवर्ड करवानी है। और बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, PCl3 और Cl2 दोनों क्या हो रहे हैं भैया, कम हो रहे हैं। PCl3 और Cl2 दोनों कम हो रहे हैं, इसलिए सॉरी जुड़ रहे हैं मतलब, और बॉन्ड फॉर्मेशन हीट इवॉल्व करता है, और हीट इवॉल्व करता है तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो आई कैन से दिस रिएक्शन इज फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होगी। और तीसरी बात, यदि मैं बात करता हूँ वॉल्यूम के इफेक्ट की, तो वॉल्यूम क्या होगा भाई, वॉल्यूम को अगर मैंने चेंज किया, वॉल्यूम को बढ़ाया, तो वो रिएक्शन फेवर होती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, और वॉल्यूम को कम करने पर वो रिएक्शन फेवर होती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखिए कितने मोल है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर कितने, एक और एक दो। अभी मुझे कितने मोल करने हैं, मुझे एक से दो करने हैं कि दो से एक करने हैं। नेचुरली मुझे बैकवर्ड आना है, मतलब मुझे दो से एक करने हैं, और दो से एक करने हैं तो मुझे वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स कम करने हैं, और नंबर ऑफ मोल्स को कम करना है मतलब वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा, और वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा तो उसी से मेरे दिमाग में घंटी बज जाएगी कि प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। भाई वॉल्यूम का इफेक्ट और प्रेशर का इफेक्ट बिल्कुल उल्टा होता है। या आप यूं भी समझ लीजिए कि मुझे नंबर ऑफ मोल्स कम करने हैं, और प्रेशर बढ़ाने पर वही रिएक्शन फेवर होती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं। सॉरी, प्रेशर बढ़ाने पर वो रिएक्शन फेवर होती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, और मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को कम करना है मतलब मुझे प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। सो आई कैन से दिस रिएक्शन इज फेवरेबल एट हाई प्रेशर। ठीक है, और पांचवा केस, यदि मैं इनर्ट गैस के बारे में बात करता हूं, तो मुझे इनर्ट गैस को मिलाने पर, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस मिलाओ, इक्विलिब्रियम बोलता है चल हट, कुछ नहीं होना मेरे को। ठीक है भैया, लेकिन अगर मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस मिलाई, तो इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे मिलाने पर वो रिएक्शन फेवर होती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, और मुझे तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को कम करना है, और नंबर ऑफ मोल्स को कम करना है मतलब मुझे नंबर ऑफ मोल्स को कम करने के लिए इनर्ट गैस को निकालना पड़ेगा। तो कांस्टेंट प्रेशर पे आई हैव टू रिमूव द इनर्ट गैस इफ इट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द सराउंडिंग वेयर द रिएक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, एंड obviously for any chemical reaction to accomplish it very fast I need to introduce some amount of catalyst into it. okay, so देखिए एक बात तो आप घंटी बजा ही लीजिए कि वॉल्यूम का इफेक्ट और प्रेशर का इफेक्ट बिल्कुल उल्टा होता है, और प्रेशर का इफेक्ट और इनर्ट गैस का भी इफेक्ट बिल्कुल उल्टा होता है। इन दोनों के इफेक्ट हमेशा आप देखोगे सेम होंगे, जो इफेक्ट वॉल्यूम का वही इनर्ट गैस का, और उसका बिल्कुल उल्टा प्रेशर का। ठीक है,
उसका बिल्कुल उल्टा प्रेशर का। अभी यहाँ पे कुछ लोग टेम्परेचर और प्रेशर में भी रिलेशन एस्टेब्लिश करने लगते हैं कि सर देखो टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन भी उल्टा है, सर देखो टेम्परेचर प्रेशर का रिलेशन भी उल्टा है। पर बच्चों अभी आगे चल के देखोगे आप, सीधा भी हो जाएगा। तो ऐसा मत याद करना, ऐसा मत याद करना जो मैं आपसे बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है कुछ कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है। हाँ, एक बात सेम, एक बात पक्की है कि वॉल्यूम का और इनर्ट गैस का इफेक्ट एक जैसा होता है। जो इफेक्ट वॉल्यूम का होगा ना, वही इनर्ट गैस का होगा, और प्रेशर का इफेक्ट उसका उल्टा होगा। लेकिन इनका टेम्परेचर के साथ में क्या रिलेशन होगा, दैट हैज़ नो रिलीवेंस, ऐसा कोई रिलीवेंस नहीं है। ऑफ कोर्स मोस्ट केसेस में आप देखोगे कि टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट उल्टा होता है। टेम्परेचर को कम कर रहे हो ना तो प्रेशर को बढ़ाओगे, और टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो ना तो प्रेशर को कम करोगे। बट आई सेड इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, नॉट इन ऑल द रिएक्शन। ओके, सो यू नोटिस दैट पर्टिकुलर थिंग हियर। अभी हम एक काम करते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। चलिए साहब, मैंने लिया यहाँ पर ट्वाइस SO3 गिव्स 2SO2 प्लस O2। ठीक है, अभी मेरे से बोला यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन की फेवरेबल कंडीशन, मुझे बोला कि SO2 के फॉर्मेशन की फेवरेबल कंडीशन बताओ। तो मैं फिर वही बोलूँगा भैया कि थोड़ी देर आराम से मेरे को बैठने दो और खुद से एक बार ट्राई करो। आपका काम है काम करते चलना, काम करते चलिए, विराम नहीं लेना है। ठीक है भैया, और SO2 के फॉर्मेशन की फेवरेबल पाँचों छः कंडीशन जो वो आपको निकालनी है। ठीक है, तो प्रयास कीजिए, विश्राम दीजिए। मैं लेकिन बिना विश्राम लिए ट्राई कर रहा हूँ। चलिए साहब, अभी पहली बात आती है, हमको SO2 बनाना है। SO2 बनाना है मतलब मुझे कौन सी रिएक्शन करानी है, मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन करानी है। करेक्ट भाई, मुझे SO2 बनाना है मतलब मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन करानी है। और अगर मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन करानी है तो लाजमी है कि मुझे SO3 को मिलाना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं SO3 को मिलाऊंगा तो मैं उसको बढ़ाऊंगा तो उसको कम करेगा, और कम करेगा मतलब SO3 रिएक्शन करेगा, और जब SO3 रिएक्शन करता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी भैया। दूसरा तरीका, मैं SO2 को और O2 को निकाल लूँ। SO2 को और O2 को निकालने से क्या होगा, SO2 को मैं जब निकालूंगा, जब मैं SO2 को निकालूंगा तो उसको वो बढ़ाएगा, O2 को निकालूंगा तो उसको बढ़ाएगा। और उसको बढ़ाएगा कैसे, कि उसको बनाएगा, और वो बनेंगे कब, फॉरवर्ड रिएक्शन में। और वही तो तुम्हें करवाना है। तो SO3 को निकालते, SO3 को मिलाते जाओ और SO2 O2 को निकालते जाओ। या फिर दूसरा तरीका भैया, जो भी मैंने तुम्हारे को बताया था कि जिसको बनाना है उसको निकालो। अभी SO2 को बनाना है तो SO2 को निकाल लो, SO2 को निकाल दो, O2 को निकाल दो, दोनों को निकालोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि SO2 को निकालोगे और उसको मिलाओगे। जिसको बनाना है ना उसके साइड के सबको निकालो और परली साइड के अपोजिट साइड वालों को मिलाते जाओ। सो SO2 को निकालो, O2 को निकालो और SO3 को मिला दो। एक बात। दूसरी बात, सॉरी मैं तीसरे पे जल्दी जाने की जल्दी में था। एनीवेज, अभी हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा भैया, टेम्परेचर क्या होगा, मुझे कौन सी रिएक्शन करवानी है, फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड रिएक्शन में SO3 क्या हो रहा है भाई, टूट रहा है। और टूट रहा है मतलब ये एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में आई हैव टू एनहांस द टेम्परेचर, एंड इफ आई विलिंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर आई कैन से दिस रिएक्शन इज फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर। ठीक, तीसरी बात हमारे पास में आती है साहब वॉल्यूम को। वॉल्यूम को क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर कितने मोल्स थे, 2 थे। यहाँ पर कितने थे, 2 और 1 3। यहाँ पर 2 मोल्स थे, यहाँ पर 2 और 1 3 मोल थे। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स मैंने बढ़ाए हैं। और अगर मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन करवानी है और फॉरवर्ड में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने हैं, और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने के लिए वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है भैया, वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। और वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा मतलब लाजमी है कि मुझे प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बिकॉज प्रेशर को इंक्रीज करने से वो रिएक्शन फेवर होती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। और मुझे तो भैया नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाने का है, मतलब मुझे प्रेशर को घटाने का है। ठीक है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाना है मतलब प्रेशर को घटाना पड़ेगा। और पांचवी बात, यदि मैं इनर्ट गैस के लिए बोलूँ तो इनर्ट गैस के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि इनर्ट गैस को मैं अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिलाऊंगा तो इक्विलिब्रियम बोलता है चल हट कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। लेकिन भैया मैं इनर्ट गैस जो है वो डिसाइड कर लेगी, वो यूँ कहा जाए कि वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगी अगर कांस्टेंट प्रेशर पे मिलाया जाए। और कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस को मिलाने पर वो रिएक्शन फेवर होती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, और इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर निकालने पर वो रिएक्शन फेवर होती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। और आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाना है, और नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाना है मतलब इनर्ट गैस को मिलाओ। ठीक है भाई,
अभी देखा आपने वॉल्यूम का और इनर्ट गैस का इफेक्ट बिल्कुल उल्टा है। वॉल्यूम और इनर्ट गैस यूं याद कर सकते हो आप, इस तरह से याद कर लो, सबसे बढ़िया काम रहेगा कि वॉल्यूम, इनर्ट गैस और नंबर ऑफ मोल्स, इन तीनों का इफेक्ट एक जैसा है और प्रेशर का इफेक्ट इनका बिल्कुल उल्टा। आपको नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने थे, वॉल्यूम बढ़ाओ, ये देखो, इनर्ट गैस को बढ़ाओ, देखो, ठीक है, और प्रेशर को उल्टा कर दो, बस याद हो गया। टेम्परेचर में तो कुछ वैसे भी बड़ी बात है नहीं, ठीक है ना। और छठी क्या बात भैया, जो कैटलिस्ट है उसको तो मुझे मिलाने का ही है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से याद रख लोगे तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। देखिए ये तो प्रैक्टिस करते करते ना हम हमारी मर्जी से थंब रूल बना लिया करते हैं, हाँ यार ऐसे याद कर लें तो, ऐसे याद कर लें तो। कई बार ये होगा कि आप देखेंगे कि आप जो मैं तरीके आपको सुझा रहा हूँ आप उससे भी बेटर, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति के सोचने का अपना एक तरीका होता है और वो उस तरीके से काम करता है। ऑफकोर्स since I'm having certain experience, so I can give you more easy way, but maybe some people are discovering their own ways of remembering anything. कई बार वो तरीके बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन अगर आप चीज़ों को, जब तक आप किसी भी कॉन्सेप्ट की, किसी भी पर्टिकुलर फंडामेंटल की एप्लीकेशंस नहीं करोगे ना, यू कैन नेवर एक्सपेक्ट कि आप उस पर कमांड कर पाओगे। आप सोचो कि मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ लूँ, मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट को सिर्फ वो थ्योरी पढ़ लेते हैं कि जब साहब एक्स बुक पढ़ने जाएंगे, एक्स बुक्स के प्रॉब्लम्स करने जाएंगे तो एक्स बुक्स की थ्योरी पढ़ेंगे, फिर वो वाई के लिए वाई की थ्योरी पढ़ेंगे। अरे थ्योरी आप लाख बार पढ़ लो, थ्योरी सब जगह एक जैसी है ऑलमोस्ट। प्रॉब्लम्स कीजिए, प्रॉब्लम्स करेंगे तो फंडामेंटल्स बनेंगे, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे और उसी से तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है, आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो आपको लगाना आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्योंकि देखिए कई बार होता है हमको आता बहुत कुछ है, हमको आता सब कुछ है, लेकिन हम उनको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। दोज हु आर अनेबल टू इंप्लीमेंट आर अनेबल टू गेट द सक्सेस। सो कीप वन थिंग इन योर माइंड। नाउ आई एम स्किपिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला यहाँ पर इस रिएक्शन में HCl के फॉर्मेशन की फेवरेबल कंडीशन। व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ HCl? सो यू कैन पुट डाउन दिस वीडियो ऑन द पॉज एंड गेट ट्राई योरसेल्फ। आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं कि HCl को अगर मुझे बनाने का है तो मुझे कैसे करना होगा। चलिए पहली बात, जिसको बनाना है उसको निकालो, HCl को निकालो, क्योंकि जब तुम HCl को निकालोगे तो HCl को मिलाना पड़ेगा, है ना भैया। HCl को बनाना है तो HCl को निकालना पड़ेगा और HCl को निकालोगे तो HCl कम करोगे और कम करोगे तो उसको बढ़ाएगा तो उसको बनाएगा, और बनाने का ही तो था मेरे को। और दूसरा तरीका, मैं क्या करूं, हाइड्रोजन को और क्लोरीन को मिलाऊं, क्योंकि जब मैं हाइड्रोजन को, जब मैं क्लोरीन को, जब मैं दोनों को मिलाऊंगा तो मैं उनको कम करने की कोशिश करूंगा, और जब मैं कम करने की कोशिश करूंगा तो वो रिएक्शन करेंगे बैकवर्ड रिएक्शन, और इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। सो ये एक बात हो गई। और दूसरी बात टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर क्या करेंगे, आपको कौन सी रिएक्शन करानी है, आपको HCl बनाना था, मतलब आपको बैकवर्ड रिएक्शन करानी थी, और आपको बैकवर्ड रिएक्शन करानी थी तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के कारण मुझे टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। सो आई कैन से दिस रिएक्शन इज फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होगी। और तीसरी बात, यदि मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूं तो देखिए वॉल्यूम में क्या हुआ, यहाँ पर तो नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात करिए, इधर कितने हैं 2 और इधर कितने 1 + 1 2। नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज आया क्या, नहीं आया। और नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आया तो वॉल्यूम कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसका, बिकॉज वॉल्यूम में चेंज आएगा, नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आएंगे तब तो वॉल्यूम कुछ बिगाड़ पाएगा, और वॉल्यूम में चेंज, नंबर ऑफ मोल्स में चेंज नहीं आया तो वॉल्यूम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, प्रेशर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और इनर्ट गैस मिलाओ निकालो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कांस्टेंट प्रेशर पे, भाड़ में जाए, वो इसका कुछ नहीं कर पाएगा। तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि कई लोग ये बोलते होते हैं कि साहब टेम्परेचर का और प्रेशर का इफेक्ट उल्टा होता है। अभी आपने देखो ये 3 एग्जाम्पल पढ़े, इससे पहले मैं 2 या 3 उदाहरण आपने कॉपी में लिखे होंगे। हमने देखा कि अरे यार ये हमेशा ना टेम्परेचर का और प्रेशर का इफेक्ट उल्टा है। नहीं है बच्चों, यहाँ इन तीनों का इफेक्ट सेम है और इन तीनों के अपोजिट प्रेशर का, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन टेम्परेचर का प्रेशर के साथ में इफेक्ट उल्टा है ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने कहा आपसे मोस्ट ऑफ द केस में आपको मिलेगा, पर हर बार मिलेगा जरूरी नहीं है। आप देखिए यहाँ टेम्परेचर को कम करने से रिएक्शन फेवर हो रही है, लेकिन प्रेशर तो इसको कुछ बिगाड़ ही नहीं रहा। अब बोलिए यहाँ क्या उल्टा है इफेक्ट, बिल्कुल नहीं है। तो ये कन्फ्यूज़न आता है, और मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी मैं कुछ आपको बता रहा हूँ तो जो भी आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है मैं उनको साथ साथ क्लियर करते हुए चलूँ, और मुझे पता है कि मैं बहुत से कन्फ्यूज़न साथ साथ में क्लियर करते हुए चलता हूँ, ठीक है। और छठी बात, हम बात करें कोई भी रिएक्शन है भैया, कैटेलिस्ट को मिला देने से एक बात तो कन्फर्म है कि रिएक्शन थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। सो ये हमने देखा किसका, HCl के फॉर्मेशन के बारे में। एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं, चलिए
एक और उदाहरण लेता हूँ, एक और पॉपुलर केमिकल रिएक्शन है भैया जिसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू मेक NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर भैया नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करा है, और नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्मेशन में अब मुझे कहा है NO बनाइए। किसको बनाइए? NO को, नो को मत बनाइएगा, NO को बनाइएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाइएगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्मेशन की फेवरेबल कंडीशन, फिर वही घिसी पिटी सी बात करूंगा बच्चों की, ईमानदारी से अगर काम करना है तो थोड़ी देर वीडियो को विश्राम दो और खुद से ट्राई करो, क्योंकि वही तरीका होगा जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल उभार के लाएगा, और 100% सर्टन है कॉन्सेप्ट्स उठेंगे, बिल्कुल उठेंगे। NO को बनाना है, उसकी कंडीशन निकालनी है। चलिए साहब, तो पहली बात तो ये कि मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन करवानी, बिकॉज इन फॉरवर्ड रिएक्शन यू सी दैट NO इज बीइंग फॉर्म्ड। और अगर NO बन रहा है बच्चों, तो पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा? नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप उनको मिलाओगे तो उनको कम करेगा, कम करेंगे तो वो रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी तो NO बनेगा। वही तो बनाने का था मेरे को। या फिर दूसरी बात थी भैया कि NO को मेरे को निकालने का है, और मेरे को NO को निकालना है, मुझे NO को निकालना है। जैसे जैसे मैं उसको निकालते जाऊंगा, मैं उसको कम करते जाऊंगा, उसको कम करूंगा तो उसको बनाएगा, बनाएगा तो उसको बढ़ाएगा। ये लीजिए साहब, और इतनी घिसी पिटी सी बात मैंने इतने प्यार से बताई आपको, यार जिसको बनाने का है ना उसको निकालो, और जिसके अपोजिट साइड वाले ना उनको मिलाओ। इससे आसान कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है भैया, बिल्कुल मूल मंत्र, बिल्कुल गीता का वाक्य समझ के चलना है। ठीक है भैया, अगर गीता 19वें अध्याय में होती तो कन्फर्म श्री कृष्ण भगवान यही बात बोलते। इतनी आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया है। और दूसरी बात, टेम्परेचर के बारे में मैं बात करूं, यदि आपसे तापक्रम के बारे में, तो टेम्परेचर क्या होगा भैया? यहाँ पर ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर NO बना रहे हैं, और अभी आपको बताया था साहब कि जब कॉम्बिनेशन होता है वो कौन सी प्रोसेस होती है? वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। भाई कोई भी कॉम्बिनेशन हो, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होती है। सो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग टुगेदर टू मेक NO, सो दिस इज an exothermic process, करेक्ट? दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर वाकई में ईमानदारी से आपने वीडियो को विश्राम देके किया होगा तो आपने बोला होगा बिल्कुल कि एक्सोथर्मिक होगी, लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अनफॉर्चुनेटली इस बार हम रॉन्ग हैं। ये एक अपवाद है, ये एक एक्सेप्शन है। इट इज़ नॉट एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। Undoubtedly, in most of the chemical reaction, you will find that the bond formation is an exothermic process. But my dear students, it is not an exothermic process. It is an endothermic process. ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो एंथैल्पी होती है वो इन दोनों के सम से ज़्यादा होती है। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है भैया तो टेम्परेचर को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर होता है, अगर आपने किया होगा तो एक्सोथर्मिक बोला होगा, पर आपको ये याद रखना है कि एक्सेप्शन है जिसमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। आई मस्ट से द रिएक्शन इज फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर, उच्च तापक्रम पर होगी। ठीक है भैया। और तीसरी बात अगर हम देखें तो देखो यहाँ कितने मोल हैं? 1 और 1 2, और यहाँ कितने मोल हैं? 2। अरे 2 उधर भी थे, 2 इधर भी हैं, 2 इधर भी थे, 2 उधर भी हैं। तो क्या होगा भैया? देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस केस में क्या होगा भाई? नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज आया क्या? कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि 2 इधर भी हैं और 2 उधर भी हैं। एक शेर सुनाता हूँ तुम्हारे को। एक जगह पर अर्थी निकल रही थी एक जगह से, और एक उसी जगह से क्या हुआ कि डोली निकल रही थी। ठीक है, एक सड़क पर एक जगह से डोली निकल रही थी। डोली आप समझते हैं, जो बिल्कुल नवविवाहित स्त्री होती है उसको बोला करते हैं, वो जिस गाड़ी में जाती है उसको बोलते हैं डोली। और एक जगह से जो है साहब अर्थी निकल रही थी। अब डोली जो है वो अर्थी से कहती है कि 4 तेरे भी हैं और 4 मेरे भी, 4 तेरे भी हैं और 4 मेरे भी। 4 मतलब क्या? देखिए, जो डोली होती है उसको भी 4 लोग कंधा देते हैं, 4 लोग उठा के लेके जाते हैं, और जो अर्थी होती है उसको भी 4 लोग कंधा देके जाते हैं। ठीक है, तो डोली अर्थी से कहती है कि 4 तेरे भी हैं और 4 मेरे भी। फूल तुझ पर भी है और फूल मुझ पर भी, फूल तुझ पर भी और फूल मुझ पर भी। भैया जो अर्थी जाती है उसको भी हम फूलों की श्रद्धांजलि देते हैं, और जो डोली जाती है उसको भी हम खुशी से फूल बनाते हैं, है ना। तो डोली अर्थी से कहती है कि 4 तेरे भी हैं और 4 मेरे भी, फूल तुझ पर भी है और फूल मुझ पर भी, और रोते तेरे भी हैं और रोते मेरे भी, रोते तेरे भी हैं और रोते मेरे भी, है ना भैया। डोली पर भी रोते हैं और अर्थी पर भी रोते हैं, तो बोले रोते तेरे भी हैं और रोते मेरे भी हैं। पर कितनी गजब बात है कि तू इस दुनिया से जा रही है और मैं इस दुनिया में आ रही हूँ। तो चलिए साहब, अभी हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर 2 मोल थे और इधर भी 2 मोल थे। मोलों में कोई चेंज आया? नहीं आया। तो साहब वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इनर्ट गैस का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
ठीक है। इनर्ट भाई नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आया, नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आया तो वॉल्यूम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, प्रेशर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और इनर्ट गैस भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, और कैटलिस्ट का जहाँ तक सवाल है बच्चों, तो वो तो हमेशा हमें मिलाना ही चाहिए। सो ये हमने कुछ एक एग्जांपल ऐसे देखे बच्चों जिसमें हमने देखा कि जब प्रेशर का इफेक्ट लाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट लाते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट लाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और ये बड़ी आसान सी मैंने बताई आपको कि इन तीनों का इफेक्ट सेम होता है, प्रेशर का इफेक्ट उसका उल्टा होता है। डोंट ट्राई टू रिलेट मेक रिलेटिंग एनी काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर को बढ़ाया पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सो जरूरी नहीं होता कि टेम्परेचर को बढ़ाओ तो प्रेशर को कम करोगे, टेम्परेचर को कम करो तो प्रेशर को बढ़ाओगे, ऐसा कोई सर्टेनिटी नहीं है। पर जो सर्टेनिटी थी वो आपके समक्ष मैंने लिखी हुई है, मैंने मिटाई नहीं है। एक फिजिकल इक्विलिब्रियम मैं आपको और बता देता हूं। यहां जैसे देखिए बड़ा पॉपुलर सा है, बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा आपको, आइस से वाटर बना। आइस से क्या बना भैया? वाटर बना। बर्फ से मैंने पानी को बनाया, और बर्फ से मैंने जब पानी को बनाया तो मेरे को पानी ज़्यादा बनाना है। अगर वाटर ज़्यादा बनाना है तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा वाटर ज़्यादा बनाने के लिए? भाई पहला केस मैं आइस को मिलाऊं और दूसरा वाटर को निकालूं, क्योंकि जिसको बनाना है उसको निकालते जाओ और उसके परली साइड वाले को मिलाते जाओ। और दूसरी बात क्या, टेम्परेचर को क्या करोगे? बढ़ाओगे। टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना तुम, क्यों बढ़ाओगे? क्योंकि भैया आइस को पिघालना, मेल्टिंग ऑफ आइस रिक्वायर्स हीट, एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर इज नेचुरली नेसेसरी, सो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। और देखिए वॉल्यूम वगैरह के बारे में तो बात करना नहीं चाहिए, क्योंकि बिकॉज टिल नाउ वट एवर इक्विलिब्रियम वी हैव डिस्कस्ड वर गैशियस इक्विलिब्रियम, बट हियर इट इज सॉलिड एंड इट इज लिक्विड, तो मुझे वॉल्यूम वगैरह के बारे में बात नहीं करना चाहिए। हाँ, प्रेशर के बारे में अगर मैं बोलूँ तो मेरे को प्रेशर क्या करना चाहिए? प्रेशर को बढ़ाऊंगा। भाई आइस को मैं कैसे पिघाल सकता हूँ? अगर मैं आइस पर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मैं पिघालूंगा ना। सोचिए जरा, अगर मुझे आइस को पिघालना है तो मैं उसके ऊपर अगर कुछ वजन रख देता हूँ, अगर मैं आइस के ऊपर चढ़ के बैठ जाता हूँ तो बर्फ़ पिघलेगी। सो मुझे प्रेशर को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपने टेम्परेचर को भी बढ़ाया और प्रेशर को भी बढ़ाया, तो ये जो मिथक रहता है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बिहेव इन द रिवर्स मैनर, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन ऑल द केसेस, मे बी ट्रू इन मोस्ट ऑफ द केसेस बट इट इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल द केसेस। सो इन दिस केस एज if you are requiring to make more amount of water, if you are requiring more amount of melting of ice, then you need to increase the temperature, you increase the pressure as well। ठीक है, तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आप जितने एग्जाम्पल्स करेंगे, 2-4-5 और एग्जाम्पल्स कर लेंगे तो ली शैटिले प्रिंसिपल पर आपकी बेहतरीन कमांड हो जाएगी।